हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही जाने माने चेहरे डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी। आप इनको विभिन्न मंचों पर देखते हो, अलग अलग जगह पे, कभी सोशल, कभी इकोनॉमिक, कभी पॉलिटिक्स का, हेल्थ का, फार्मर्स का, अलग अलग तरीके के विभिन्न मुद्दे जो हैं सर उठाते रहते हैं। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत से लोगों के मन में एक सवाल यही रहता है कि एक्चुअल में देवेंद्र बल्हारा जी हैं कौन। तो सर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्ते अमित जी। और सर, आप जैसा कि हमने देखा है कि जीएसएम का गठन भी आपने किया है, हेल्थ के इश्यूज, छोटे बच्चों को भी आप जो है कंसल्ट करते हो कि वो भविष्य में क्या कर सकते हैं, बैंकिंग पे, यहाँ तक कि वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में भी बातचीत होती रहती है सर। तो सर, एक्चुअल में देवेंद्र बल्हारा जी हैं कौन, इनका एक्चुअल परिचय क्या है? असल परिचय है, देवेंद्र बल्हारा एक 19 साल के बच्चे का बाप है, 18 साल के बच्चे का, और एक शिक्षक है जी, जिसने कभी ये सोचा था कि शिक्षा के माध्यम से समाज को बदला जा सकता है, और जिसको ये महसूस हुआ कि जिस समाज में वो रह रहा है वो समाज उसके बच्चे के लिए सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। जिसने ये देखा कि जिस स्कूल में वो पढ़ा रहा है, जिस तंत्र के साथ मिलकर वो पढ़ा रहा है, जिनसे वो बात कर रहा है, और जिस सरकार के अंडर में वो काम करता है सरकारी स्कूल में, वहां पर ये महसूस होता है कि वो असल में शिक्षक का काम कम कर रहा है और डिस्ट्रॉयर ऑफ द विलेज का काम ज्यादा कर रहा है, कि अगली जनरेशन को बर्बाद करने का काम अपने हाथों से कर रहा है। ओके। जब उस शिक्षक ने यह महसूस किया कि वो शिक्षक के तौर पे भी अपने समाज को बर्बाद कर रहा है, और एक बाप के तौर पर भी जब उसने महसूस किया कि उसका बच्चा भी सुरक्षित नहीं है जी, तो फिर उस शिक्षक को अपने असली रूप में आना पड़ेगा, ये सोच करके कि हर शिक्षक बगावती होना जरूरी है। जी, जो भी चीज उसके बच्चों को बर्बाद कर रही है, जो भी चीज उस समाज को नुकसान कर रही है, उसका फर्ज है कि वो आने वाली पीढ़ी को भी समझाए और वो समाज को भी बताए। क्योंकि शिक्षक और वकील ये दो ही ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें बैठा आदमी बोल सकता है, जिसमें बैठा आदमी समझा सकता है, उसको समझाने की कला आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सब इतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं। नेता जो है वो मीठा मीठा बोलना जानता है, नेता जो है वो अपने तरीके से बोलना जानता है, लेकिन शिक्षक समझाना जानता है। और समझाने वाला आदमी जब बिना रीढ़ की हड्डी का हो जाए, जब वो एक नौकर बनकर रह जाए, जिसको समाज गुरु का दर्जा देता हो, गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा देता हो, जो कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान को मिलाने में मदद करता है समाज का, वो व्यक्ति जब नौकर बनकर काम करने लग जाए तो दुख होता है। तो उस ऐसे शिक्षक के तौर पर मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं बाद में शिक्षक से बाद में बगावती शिक्षक बना, और अब लोगों ने बागी ही कहना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम, मैं तो हर बात समाज के भले की कहता हूं जी, फिर मुझे कुछ लोग बागी क्यों कहते हैं। सरकार का तो बागी हर सिटीजन को होना चाहिए। जी, बिल्कुल। हम ये कहते हैं सच्चा सिटीजन और सच्चा पत्रकार कौन है कि हकीकत को बताए, हकीकत को देखे, हकीकत को लेकर के जाए। पत्रकार का काम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं होता है, पत्रकार का काम होता है जो फैक्ट है उसको बताना। फिर जनता अपने आप तय कर लेगी कि वो गलत है या सही है। और जनता का काम है कि जब तक वोट नहीं पड़ रही है तब तक आप किसी का विरोध या समर्थन कीजिए, दबाकर कीजिए, खुलकर कीजिए, नारे लगाइए, मुर्दाबाद करना मुर्दाबाद, जिंदाबाद करना जिंदाबाद, झंडे उठाने झंडे उठाइए, घर से पैसा फूकना पैसा फूकिए, आपने जो करना है कीजिए। लेकिन जैसे ही आप वोट डालकर घर आते हो उसी टाइम आप पार्टी के कार्यकर्ता से अब आप सिटीजन के तौर पे आ जाइए और अगले ही दिन से सरकार की आलोचना शुरू कर दीजिए। यदि आपने सरकार की आलोचना शुरू नहीं की तो सरकारें ये सोचना बंद कर देंगी कि हमारे स्टेप से जनता पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि फिर उनको यकीन होगा कि हम जैसे चाहे बरगला सकते हैं। तो मैं उनकी बरगलाई में नहीं आया और मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनकर के अपने समाज को बर्बाद करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। इसीलिए मुझे वो सब छोड़ करके अपने सिस्टम पे आगे बढ़ा, और जब अपने सिस्टम पर आगे बढ़ा तो फिर देखा कि व्यवस्था के हर पहलू को उन्होंने इतने जबरदस्त मकड़ जाल में फंसा रखा है कि
आम इंसान समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि वो इधर से निकलता है तो उधर फंस जाता है, उधर से निकलता है तो कहीं और फंस जाता है। सुबह से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो किसी और के लिए काम कर रहा है और किसी और तरीके से वो जिंदगी जी रहा है जैसा उसका जन्म हुआ है, जिस काम के लिए उसका जन्म हुआ, या मानव जीवन में जो वो आया उसकी तरफ तो उसका ध्यान ही कहीं है ही नहीं है। तो मैं आमतौर पे आजकल एक बागी के रूप में जाना चाहता हूं और मैं अपने आप को एक शिक्षक और एक पिता के रूप में जानता हूं। सर, जैसा कि आपने टीचिंग की, उसके बाद आपने समाज कल्याण के लिए टीचिंग की जॉब को अलविदा बोल दिया। आज भी आप एक शिक्षक ही हो, बट आज आपका जो शिक्षा का स्तर है या सिखाने का जो स्तर है वो पहले से कई गुना बढ़ा है। आप पहले सिर्फ बच्चों को सिखाते थे, आज आपने पूरा जीवन आपका डेडिकेट कर दिया है राष्ट्र को कि मैं मेरे देश को या फिर जितने भी लोग मेरे संपर्क में आएंगे उनके जीवन को बदलने की कोशिश करूंगा। तो आज अगर आपकी नज़र से जाने तो आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या रह गया है सर? देखो, एक तो जो आपने बोला ना, मैं इसको थोड़ा सा अपने लिहाज से अपनी आप को प्रेजेंट करता हूं। आपने बोला कि शिक्षा को हमने समाज सेवा के लिए छोड़ा या फिर शिक्षक के रूप को। मैं आपको बताऊं, समाज सेवा शब्द है ना आज जी, मतलब सचमुच ऐसी घिन आती है समाज सेवी कहलाने से ना। हमें बड़ा डर लगता है कि यार समाज सेवी ना कहो, क्योंकि हम समाज के लिए नहीं निकले। सही बताऊं, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मैं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित हूं, मैं इसलिए निकला। यानी प्योरली मेरा अपना स्वार्थ है इसमें। मैं किसी समाज, मेरे को तो ये मालूम है कि यदि मेरे समाज में चारों तरफ नशा होगा ना तो मैं अपने बच्चे को कैसे सुरक्षित रख पाऊंगा। बिल्कुल। तो मैंने असल में शिक्षा, जो सरकारी स्कूल में जो नौकरी छोड़ी थी वो मैंने इसलिए छोड़ी थी कि मैंने एक सिस्टम पे काम कर लिया था कि मैं 3 साल की उम्र से किसी भी बच्चे को ये बता सकता हूँ कि इस बच्चे के पास क्या टैलेंट है, कुदरत ने इसको किस तरह के काम करने के लिए बनाया है और कैसे काम कर कर ये खुश रहेगा। जी। मैं अपने अधिकारियों पर ये बात लेकर के गया, अपने साथियों को बताया कि मैंने देखो अपने क्लासरूम कंडीशंस में मैंने इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन बड़ा होने के बाद जब ये बच्चा बड़ा होगा, स्कूल में, बड़े हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी में जाएगा और जब कॉलेज में जाएगा तो इसके इस टैलेंट को मार दिया जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम आपके बच्चे को केवल क्रैमिंग, याद करना, याददाश्त आधारित वो दे रहा है। तो मैंने कहा कि यार इसको बदलना पड़ेगा। तो साथ में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा है तुम अकेले क्या कर लोगे और तुम कैसे बदलोगे, तुम नहीं बदल सकते। तो जब मैं नहीं बदल सकता यहाँ पर रहकर तो फिर ये सिस्टम को छोड़ना बेहतर होगा और मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा। जी। मैंने अपना सिस्टम बनाया, मैं चंडीगढ़ चला गया, अपना सेंटर खोला, वहां मैंने क्लासरूम कंडीशन देने की कोशिश की और 2014-15 में मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि मुझे आप अपने स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा दीजिए। मैंने प्रिंसिपल्स को चिट्ठी लिखी, प्रिंसिपल्स को पर्सनली मिला और कहा कि अपने स्कूल का जिसको आप कहते हो कि ये निकम्मा है वो दीजिए। मुझे मालूम है कि वो हीरा है। मैं उसे तराश करके समाज को ये बताना चाहता हूं कि असल में हम समझने में गलती कर रहे हैं। तो फिर हमने 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए जो अपने अपने स्कूल के सबसे कमजोर, सबसे निकम्मे, सबसे शरारती, इस टाइप की कैटेगरी में आते थे। और 18 बच्चों ने वो सेशन कंप्लीट किया। 18 के 18 बच्चे जी। एक सेशन के बाद अपने अपने स्कूल के टॉपर्स थे। जो आपने वो बिल्कुल डाउन, जो सबसे निचले लेवल पे, उसका नाम ही था डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम फ्रॉम लोवेस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर। बैक बेंचर्स जिनको बोलते हैं। हाँ, बैक बेंचर्स तो कई बार इंटेलिजेंट पा जाते हैं, इंटेलिजेंट सॉरी मतलब पढ़ने में थोड़ा ये नंबरों में ठीक मिल जाते हैं। वो तो मतलब डिक्लेयर्ड थे। वो थे कि वो शब्द, जैसे उनमें से 1-2 बच्चा तो ऐसा था जो हर साल फेल होता था और स्कूल वाले कहते थे हम इसे नहीं रखेंगे, तो उसका स्कूल चेंज करके पास का सर्टिफिकेट ले लेते थे उसके घर वाले। ओके। वो बच्चे, उस लेवल का जो बच्चे थे वो हमने तैयार किए और फिर सभी के सभी बच्चों ने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में स्कोर किया 100 आउट ऑफ 100। सबने 100, टोटली 100 आउट ऑफ 100। मैंने कहा काट के दिखाओ नंबर। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने जब 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में पूरे ट्राई सिटी को एक चैलेंज दिया था कि आप बताओ, मान लीजिए आपके स्कूल के और आपके गांव के और आपके घर के सब बच्चे 100 में से 100 लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अब आपके पास क्या मतलब संसाधन है कि आप उनको उनके जीवन की खुशी दे सकते हो गारंटीड? जी, कुछ भी नहीं है। आपके पास आज भी, आपके मतलब हमारे पास आज भी पूरे समाज में
अपने अपने स्कूल के टॉपर्स को भी एडजस्ट करने की जगह नहीं है। जी नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल। मतलब फर्स्ट को, अब क्लास में बच्चे तो 40 है, तो 40 में से एक को भी एडजस्ट करने की जगह नहीं है, तो 39 कहां जाएंगे? द क्वेश्चन इज फॉर दैट कि 40 बच्चों की क्लास में अगर आप रैंकिंग दोगे, एक बच्चे को पहले नंबर पर आना है और एक बच्चे को 40वें नंबर पर आना है। मेरी लड़ाई उस 40वें बच्चे की है, ये हमारा उद्देश्य है। असल में मैं ये कह रहा हूं, वो भी इंसान का बच्चा है, उसको भी परमात्मा ने दिमाग दिया है, उसको भी किसी ना किसी काम के लिए इस्तेमाल किया, वो कबाड़ नहीं हो सकता। इंसान का बच्चा को इंसान वाली इज्जत मिलनी जरूरी है, इंसान उसके पास जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए उसको रिसोर्सेज मिलना जरूरी है, अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है, और फिर उसको समाज में जगह मिलना जरूरी है। मेरी जो लड़ाई है उस आखिरी बच्चे को जगह दिलाने की लड़ाई है, क्योंकि वो आज तो मेरा बच्चा, तो मेरा क्या है, मेरा बेटा यशस्वी जो है उसने 7 साल की उम्र में 10वीं क्लास का सिलेबस कर लिया था जब वो दूसरी में पढ़ता था। तो मेरे को अपने बच्चे की चिंता नहीं है, लेकिन वंडर किड के नाम से उसको दुनिया जानती थी, मेरे को उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता क्या है कि जब वो 39वें नंबर 40वें नंबर पर आया बच्चा, जब अपने जीवन में कभी फ्रस्ट्रेट होगा कि उसे जगह नहीं मिली और वो नशा करने लग जाएगा, और मेरा बच्चा का कभी उससे सामना या उससे दोस्ती हो जाएगी, तो वो नशा करना मेरे बच्चे को ही तो सिखाएगा। यानी वो जो नुकसान उसके जीवन में हो रहा है वो नुकसान मेरे बच्चे को तो होगा ना। तो मैं तो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर डरा हुआ हूं ना, कि वो लास्ट बच्चा भी तो मेरे बच्चे को नुकसान कर सकता है ना। तो किसी भी बच्चे को क्यों छोड़ें? जहाज कितना ही बड़ा हो दोस्त, अगर उसमें ना छोटा सा छेद हो जाए पूरे जहाज को डुबो देता है। जी बिल्कुल। तो एक भी बच्चा अगर नशेड़ी है, एक भी बच्चा अपराधी है, एक भी बच्चा अगर गलत रास्ते पर है, उस पर यदि समाज ने काम नहीं किया ना, तो वही समाज रूपी जहाज को डुबो देगा। मैं ये मान करके निकला और मुझे वो छेद बंद करने हैं और इस अव्यवस्था को बदलना है, व्यवस्था परिवर्तन की तरफ लोगों को बताना है कि भाई ये नहीं चलेगा यार, ये गलत रास्ता है। जो तुमको कह रहा है कि इंटेलिजेंट कोई जगह मिलनी चाहिए, ये गलत है। जो इंटेलिजेंट तुम्हारे हिसाब से इंटेलिजेंट, अब आप बताइए जरा, हम कह दें सारे जानवरों को इकट्ठा करके कि तुमको नदी में तैरना है और जो सबसे अच्छा तैरेगा वो सबसे इंटेलिजेंट है। जी ये थोड़ा सा तो जो तैर नहीं पाएंगे यार, वो तो मतलब, और जो तैरना नहीं जानते हैं या जो मछली है या मगरमच्छ है, उनसे कौन मुकाबला कर लेगा भाई? जी बिल्कुल। पेड़ पे चढ़ने वाली कला है। हाथी तो अपने बच्चे को कहता ही रहेगा, साले तू, तेरे को कितना मोटा बना दिया, तू ऊपर भी नहीं चढ़ सकता। मतलब कोई तुक ही नहीं है ना। आपके अनुसार हर बच्चे को भगवान ने अलग टैलेंट दिया है, नेचर ने अलग तरीके से विकसित किया है, और उसकी जो परवरिश है उसी तरीके से होनी चाहिए। हर बच्चे, हर जीव, हर पेड़ पौधे की अलग क्वालिटी है, अलग उनका इस्तेमाल है जी, अलग उनके गुण हैं, अलग उनकी स्पेशलिटीज हैं, सबके अलग हैं। सेम हो जाएगा तो क्या, सब जगह सफेद कर दो, सब जगह भगवा कर दो, सब जगह हरा कर दो। आप हरा रंग अच्छा मानते, सुंदर लगता है, अच्छा, हरियाली अच्छी लगती है, करके देखो एक बार सब कुछ हरा, चुभने लग जाएगा। ये ब्यूटी इस डिफरेंस में ही तो ब्यूटी है, डाइवर्सिटी में ही तो ब्यूटी है। उसकी जगह क्या है वो बताओ। जैसे आज चैत्र का महीना चला हुआ है जी, इस महीने में मीठा वर्जित है, ठीक है, हमें ये बताना जरूरी है कि भाई आज मीठा नहीं खाना है। तो लेकिन सरकारें या तंत्र मिलकर क्या गेम खेलेगा कि आजकल कोई ऑफर निकाल देगा कि शादी करते हो तो इतना बचेगा या इतना करेगा, या फिर इस टाइम पे सब फ्री होते हैं, तो इस महीने में जो भी आदमी शादियों में मीठा खाएगा वो पक्का बीमार पड़ेगा। अब उसका फायदा मेडिकल फार्मा वाले कह देंगे नया वायरस आ गया। हाँ, मतलब इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप समझ नहीं है आपको कि इस बच्चे की जगह कहां है, तो फिर आपका कोई भी इस्तेमाल कर लेगा, फिर आप अपने समाज को तोड़ने के लिए खुद ही लग जाओगे अपने डायलॉग से। इसलिए मेरा मकसद असल में व्यवस्था परिवर्तन है। भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने का जो सपना भाई राजीव दीक्षित ने देखा था उसको आगे लेकर जाना है। जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने देखा था कि पूंजीवाद को समाप्त करना है और समाजवाद की स्थापना करनी है जी। इसके अलावा मेरा और हमारे जेएसएम का मुख्य मकसद रोटी बेटी माटी, जल जंगल जमीन जानवर और जन, इनका अधिकार और सम्मान प्राप्त करना, प्लस शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा। ये मुख्य पॉइंट है हमारी जिंदगी के उद्देश्य के। जो जेएसएम का जो जिक्र है अभी, जेएसएम इस रास्ते पे चलते चलते आपका जो विचार है उसको मैं इतना सा समझाऊं कि अगर समाज को बदलना है,
उसका बड़ा सिंपल और छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर सभी लोग ये सोच लें कि मैं खुद को बदल लूंगा, तो सब ही खुद को बदल लेंगे, तो समाज अपने आप चेंज हो गया। यही मैसेज आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको दे रहे हो कि आप समझो, आप खुद को समझो, समाज अपने आप चेंज हो जाएगा। तो सर इन बिटवीन इस वे में, इस रास्ते में चलते चलते जेएसएम के गठन का क्या विचार आया सर? और जेएसएम जो अभी काम कर रहा है, हमने देखा बैंकिंग के मुद्दे सुलझा रहा है, हेल्थ पे काम कर रहा है, अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहा है, तो जेएसएम के गठन का विचार कैसे आया और इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, जेएसएम जो संगठन है सर? देखिए भाई, असल में तो जेएसएम संगठन ही नहीं है। ओके। हाँ, इसमें कोई प्रधान नहीं जी, कोई कैशियर नहीं जी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं इसका। तो मतलब कोई जेएसएम कुछ है ही नहीं। ओके। आप ही जेएसएम, मैं ही जेएसएम। जिसको भी ये विचार पसंद आया। विचार क्या था, उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के दौरान किसान आंदोलन चालू हो गया था। मैं पंजाब में किसानों के साथ जाकर खड़ा हुआ। मैंने उस टाइम पे 1-2 घंटे की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा नेक्सस बताया था कि ये गेम प्लान चल रहा है और अपने अपने जो खेत हैं वो बचाने जरूरी हैं। फिर ये ऑर्डिनेंस ला करके ये किसान के बिल आ गए। फिर मैंने खेती के 3 बिलों को एक्सप्लेन किया कि भाई तुम लोगों को सबको बर्बाद करेंगे ये। और फिर मैं किसानों के साथ जाकर खड़ा हो गया कि अगर ये नहीं बचे तो पूरा समाज का हर तबका, दुकानदार भी, नौकरी वाला भी, सब बर्बाद होगा। फिर मैं वहां से निकला, तो निकल करके मैं पहुंचा टिकरी बॉर्डर किसानों के साथ ही। और टिकरी बॉर्डर पहुंचने के बाद फिर मैंने देख लिया कि भाई वहां पर टिकरी बॉर्डर पर परमानेंट एक मैंने धरना एक स्थल बनाया, अपने एक टेंट बनाया साथियों के साथ मिलकर के, और उसमें हम रहना शुरू कर दिया। किसान आंदोलन में किसानों के साथ वहीं सक्रिय थे। हाँ, उस वक्त मैंने एक नहीं कई बार मैंने लाइव आकर के ये कहा कि भाई ये लॉकडाउन का विरोध कर लो, इस गेम को समझ लो, इस बीमारी को समझ लो, इस बीमारी के नाम पर आने वाली वैक्सीन को समझ लो। अगर तुम ये नहीं समझे तो आने वाले टाइम में पछताओगे। बहुत क्रिटिसाइज किया मुझे मेरे ही साथियों ने, क्योंकि वहां पर कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जो सरकार के भेजे हुए थे आंदोलन में, और वो ऐसा कह रहे थे कि ये वैक्सीन बहुत अच्छी है, ये बड़ा बढ़िया है, ये तुम सबको लगवानी, इस टाइप से वो बातें कर रहे थे। उनका बोलना था कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रही है। मैं उसकी सच्चाई बता रहा था। तो मुझे क्रिटिसाइज किया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लोगों को समझाता रहा। फिर किसान आंदोलन खत्म हो गया और आंदोलन के खत्म होने के बाद फिर हम लोग चंडीगढ़ में आए। वहां पर बाय चांस एक दौर ऐसा आया जब मास्क के नाम पर दोबारा से इन्होंने लॉकडाउन लगाना चालू किया। बिल्कुल। तो उसका पता था मुझे कि अब ये लॉकडाउन अगर लग गया ना तो ये हटेगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है शायद 25 तारीख मेरी वीडियोस को उठा के देखिए आप। आपकी सर पैंडेमिक के दौरान पुराने वीडियोस उठाएंगे ना तो वहां आपको मिलेगा 25 मार्च 2025 तक चलेगा ये पैंडेमिक। हाँ हाँ। और बिल गेट्स आया ही इसलिए है। फेसबुक पे काफी ज्यादा आपकी वीडियोस उस टाइम पे वायरल थी, लोग देखते थे। हाँ। और तभी से अब मैं आपको बता दूं, भारत देश में अभी भी चला हुआ है पैंडेमिक कागजों में। यानी अगर आज से 40 साल बाद आपके बच्चे पोता पोती जब देखेंगे तो उनको कागजों में नजर ये आएगा कि भारत में 2019 से 25 तक 6 साल तक चला था पैंडेमिक। तो जितने लोग की डेथ हुई गिनी जाएगी वो इसी के नाम से गिनी जाएगी, चाहे वो हुई किसी भी तरीके से हो। और बिल गेट्स जो आना है अभी नया जो वायरस ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, ये इसी के प्रोपेगेंडा के लिए वो आया है, ये मैं बताता रहता हूं। तो उस वक्त जब मैं गिरफ्तार हुआ तो एक चीज क्लियर हुई, सामने आई बात कि भाई इससे बचने का एक ही रास्ता है, समाज को जगाना पड़ेगा। और अकेला आदमी मतलब जगा नहीं सकता, तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। बिल्कुल। इकट्ठे होंगे तो सबको संगठन में आना पड़ेगा। फिर मैंने कहा देखो यार, पता क्या है, आज तक जितने संगठन बने ना, सबने समाज को एक तरह से धोखा दिया। एक तरह से मैं नहीं कहता कंप्लीट, क्योंकि समाज ने जितनी उम्मीद पाली वो उस पर खरा नहीं उतर पाया। तो हम समाज को ना झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते जी। तो हम समाज में जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी के लोग इकट्ठा नहीं होते, जब तक उसको समझने वाले लोग इकट्ठा नहीं होते, हम ठेकेदार बनकर संगठन नहीं बनाएंगे। तो हम एक मोर्चा बना लेते हैं, वो संगठनों का समूह बना लेते हैं जी। तो कुछ लोगों ने मिलकर के फिर एक समूह बनाया। मेन पर्पज उस वक्त, मैं सही बताऊं आपको, उस वक्त उस मोर्चे में मौजूद एक भी व्यक्ति का ये विजन नहीं था कि हमें समाज को जाकर जगाना है।
सबके अलग अलग विजन थे। कोई किसान संगठन था तो वो किसानों की बात कर रहा था खाली, कोई दूसरे संगठन थे वो दूसरे बात कर रहे थे। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई उस वक्त जो भी बात वहां हो रही है, मैं सिर्फ ये मैसेज दे दूं समाज को कि भाई मैं ये बात कर रहा हूं, आप खिंचाने की बात कर रहे हो, आप हेल्थ की बात कर रहे हो, आप इनकी बात कर रहे हो, और सब अपने अपनी फ्रीक्वेंसी के लोगों को इकट्ठा करके और समाज की इस लड़ाई को कंप्लीट करो बेसिकली। इसलिए फिर ये मोर्चा बनाया और हमने कहा आप अपने ही संगठन का प्रचार करेंगे, मैं मोर्चे का प्रचार करूंगा, अपने संगठन का मैं करूं ना करूं क्या फर्क पड़ता है। जैसे मेरा संगठन था नीडर, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च, मेरा अपनी कंपनी भी थी, मेरा अपना मैनेजमेंट का भी था काम, और एक्सपेंडिंग होराइजन्स का जो मैं शिक्षा क्रांति पे जो मैं काम कर रहा था, मैंने कहा उसको मैं छोड़ दूंगा, हम इस पे काम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि असल में खेल आपके साथ क्या चल रहा है और दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। अगर आपको बचना है तो आप एक ही रास्ता है कि आप समझ पैदा कर लो, ये आप हेल्दी कैसे रह सकते हो, आपकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आपका न्याय प्रणाली कैसी होनी चाहिए, आपका गांव का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पहले एक बार समझो सही, उसको समझ लो कि आज जो हो रहा है वही चाहिए कि आपको, और फिर ये जागरण के पर्पज से कि हम एक टॉर्च बेरर की तरह काम करेंगे और समाज को जगाएंगे। और जैसे ही समाज ये मानने लग जाएगा कि बातें तो ठीक कह रहे हो और ये चीजें गलत हैं और ये बदलना चाहिए, तो कैसे बदलें, फिर हम उनको ट्रेंड करेंगे कि ये बदलना ऐसे है। हर आदमी अपने गांव को खुद बदलेगा, हम किसी का गांव नहीं बदलेंगे। हम आपको बता देंगे कि जैसे मान लो रुपए का मुद्दा उठाया आपने, बैंकिंग वाला, हमने बैंकिंग और लोन का जो फ्रॉड है जो चल रहा है आरबीआई के जरिए और बैंकों के जरिए, हमने इसका पूरा मुद्दा उठाया, हमने उस पर एक किताब छापी, उस किताब के अंदर सारे फैक्ट्स दिए, वो सारा कुछ देने के बाद हमने कहा अब आपका ठेकेदारी हम नहीं लेंगे, आपको दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे, आपको अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी, अपनी फाइट आपको खुद लड़नी पड़ेगी, हमारी जहां जरूरत पड़े हमें बताना, तो जो जिसका मन करेगा वो आपकी मदद करेगा। तो इस तरह से बिना किसी चीज की मतलब लायबिलिटी को लिए हुए हम समाज के एसेट के तौर पे काम करेंगे बेसिकली, और इसमें समाज जो मदद करना चाहेगा मदद कर देगा, नहीं मदद कर पाएगा तो नहीं, सही कोई बात नहीं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब का निडर के नाम से NIDAR निडर के नाम से यूट्यूब चैनल है, निडर इंडिया के नाम से यूट्यूब चैनल है, और साथ में फेसबुक पे भी आप डॉक्टर को डॉक्टर देवेंद्र बलहारा के पेज के नाम से जो है उसको चेक कीजिएगा, वो ऑफिशियल हो, आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपसे जुड़ी हुई, चाहे आपकी बैंकिंग की समस्या है या आपके बच्चे हैं छोटे, आप उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग मुद्दों की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो आपको अगर कहीं आप कंसल्टेशन के लिए जाओगे तो बहुत ज्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, वो आपको ऐसे ही वहां पे मिल जाएंगी। तो वो जो ट्रेनिंग मैंने डाली हुई है ना जी, पहले मैं प्रोफेशनली काम करता था, मेरी कंपनी थी एक्सपैंडिंग होराइजन्स जी, उस कंपनी के अंतर्गत मैं स्कूल्स में ट्रेनिंग देता था। वो मैंने ट्रेनिंग जो है वो वही उसी की मतलब रिकॉर्डिंग की हुई है। उस ट्रेनिंग का मैंने उसी ट्रेनिंग का मतलब वो सारी ट्रेनिंग्स का मैंने चार्ज किया हुआ है 10.5 लाख रुपया जी, यानी वो 3 दिन में जब बोलता था तो उसका मैं पैसा लेता था। यहाँ तक कि मैं किसी स्कूल में अगर प्राइवेट स्कूल की दहलीज पर चढ़ता था तो उसका मैं 3.5 लाख रुपया लेता था। वो वर्थ भी करती है सर, वो मैंने देखी है वीडियो, वो है इतनी, वो है भी। किसी स्कूल ने ऐसा नहीं कहा कि ये गलत हुआ, बल्कि कई स्कूल्स ने गड़बड़ ये करी मेरे से। मेरी एक ट्रेनिंग तो मेरी एक स्कूल ने तो बीच में ही रुकवा दी, मतलब लास्ट होने तक, फाइनल होने तक। बोला जी हम आगे नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा मेरे से कोई गलती हो गई तो बता दो। बोला गलती नहीं हो गई, आपने जो इन टीचर्स को तैयार कर दिया है ना, अब वो टीचर आके मुझे अब 2 टीचर तो मेरी छोड़ के जा चुकी हैं। पहले वो यहाँ 25,000 में काम करती थी, वहाँ 65,000 में ले लिया उसको किसी और स्कूल ने, बढ़िया वाले स्कूल ने। अब वो एक कह रही है 45,000 से कम नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ छोड़ के, नहीं तो मुझे वहाँ ऑफर मिल रहा है 45 का। वो बोलते यार हम तो इतने सैलरी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तुम ऐसे इतने बढ़िया टीचर तैयार कर दोगे तो हमारे बस की बात नहीं ऐसे टीचर्स को संभालना। मतलब उनको टीचर भी बेवकूफ चाहिए, ऐसा कमाल की बात ये हमारी मतलब ये हमारा ड्रॉबैक मैंने देखा कि यार ये क्या सोच रहे हो, पैसों में टीचर देख रहे हो यार। मैं ये कह रहा हूं अगर ऐसा टीचर मुझे मिल जाए मैं तो मुंह मांगे कीमत देने को तैयार हूं यार अपने बच्चों की, और पेरेंट भी मुंह मांगे फीस देने को तैयार हो जाएंगे। जो ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं सर इतना पैसा उनको, और इस तरीके के टीचर वो रख रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी अलग है, बिल्कुल वो अच्छे स्टूडेंट तैयार। सर इस बीच ना जो हमारा JSM है, अभी हमने देखा जो आपने JSM संगठन ने प्रतिमा स्थापित की है शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समालखा में सर 23 मार्च शहीद दिवस पर। वहां पे थोड़ा सा विरोध भी देखने को मिला प्रशासन की तरफ से।
तो आज जो हम मुद्दे झेल रहा है समाज, टेक्नोलॉजी के बारे में हमें नहीं पता, हम यूज हो रहे हैं या हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। शिक्षा हमें कंप्लीट नहीं मिल पा रही। जी जी। कृषि के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। बैंकिंग में चल क्या रहा है वो अभी थोड़ी सी देर में पता लगेगा हमारे दर्शकों को। तो सर क्या ये मान लें कि जो जेएसएम है वो मॉडर्न क्रांतिकारियों का एक समूह है? आज जिस तरीके के क्रांतिकारी की जरूरत है आज के दौर में, क्या वैसे क्रांतिकारी जेएसएम में हमें देखने को मिलते हैं? अमित भाई, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन कई जगह बड़ी गड़बड़ हो गई यार। अब क्योंकि हमने कोई स्ट्रक्चर तो बनाया नहीं जी। अब कोई नया आदमी जुड़ता है, उसका तो पता नहीं हमें वो कैसा है। एक आदमी आया मेरे पास, ट्रेनिंग चल रही थी हिसार में जी। वो बोला मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और ये करके ऐसा करके। हाँ। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा मैं समझना चाहता हूँ, मैंने वकालत भी की हुई है। भाई ठीक है। हमने एक रूल बनाया था जब हमने ये आवेदन वाला जो काम शुरू किया था ना, बैंकिंग फ्रॉड वाला, मैं आपको ये बैंकिंग पे बता रहा हूँ, बाकियों पे आप समझ लेना। तो मैंने कहा कि यार हम बचाएंगे लोगों को। अब अगर किसी का 3 या 5 लाख तक का लोन है, उसकी इंस्टॉलमेंट ही 3-4 हजार या 5-4 हजार होती है। बिल्कुल। तो कोई आदमी अगर 5 लाख का लोन भी अगर भर नहीं पा रहा, इसका मतलब उसका जुगाड़ महीने का 3,000 रुपया देने का भी नहीं है। हाँ। तो मैंने अपने साथियों को बोला, ऐसे साथियों को बोल देना कि जनता सरकार मोर्चा को जो उनकी जेब अलाउ करती है, 11 रुपया, 21 रुपया, 100 रुपया, जितना भी, वो एक जस्ट आपका कनेक्शन बनेगा हमारे साथ, आप हमें सहयोग राशि जमा दे देना। मतलब अगर किसी वकील के पास जाते हो 50,000 से कम तो बात ही नहीं करेगा। बिल्कुल। तो हमने कहा जो भी 10, 11, 12, हमारा 1-1 रुपया में भी हमने आवेदन लगाया, और 0 में भी लगाया। कोई कहता ना 0 रुपया है, मैंने कहा यूपीआई यूज करते हो? हाँ। तो 0.1 करके भेज दो यार, तुम 1 पैसा 10 पैसा तो भेज दो। पर्पस क्या है कि तुम्हारा कुछ एफर्ट हमारे लिए लगा, हम तुम्हारे लिए कुछ एफर्ट लगा रहे हैं। जस्ट सिंपल, गिव एंड टेक हो गया, बात खत्म। अब ना तुम्हारे ऊपर एहसान ना हमारे ऊपर एहसान। मतलब क्या होता है, लोग समाज सेवा, जब आपने समाज सेवा बोला ना, ये सोचते हैं कि हमने आपके लिए कुछ कर दिया ना, तो दिन में ये लेके बैठा रहता हूँ अमित के लिए इतना किया था, तो अमित जब जरूरत पड़ेगी तो अमित भी मेरे लिए करे ना। हमने सभी साथियों को ये बोला हुआ है, जिसके लिए करना है करके छोड़ देना है, वापस उम्मीद में नहीं कुछ भी करना। जेएसएम का मैंने भी कई जगह देखा है वीडियोस में, और मैं कई जगह जैसे आपके कार्यक्रम वहां पे जाते हैं, तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। मैं वही बता रहा हूँ। अगर कोई साथी नहीं, अभी आगे बता रहा हूं मैं आपको, अभी इस बात को सुनिएगा। मतलब कमाल की बात क्या हुई कि फिर हमने कहा अगर मान लो किसी का लोन है बड़ा, करोड़ों में है या लाखों में है, 20 लाख 50 लाख ऐसे करके लोन है, तो उसको काफी राहत मिलने वाली है। मीन्स मंथली इंस्टॉलमेंट की 20-25 हजार महीने की इंस्टॉलमेंट है। तो एक काम करो, 2-4 हजार हमको सहायता राशि के रूप में दे दो। बाकी का तुम एक काम करना, अगर तुम्हारे को ये आवेदन काम कर गया तो अपने 10% अपनी इनकम का, यानी उस लोन की अमाउंट का, ठीक है, अपनी जेब में रख लेना, बचत के रूप में घर में रख लेना। और जब भी मोर्चे का कोई कार्यक्रम हो उसमें जितना सहयोग कर पाओ कर देना। हाँ। ठीक है, ये हमने उसका एक नियम रखा। अगर आप मजे लेने के लिए कर रहे हो, यानी जैसे मान लो आपको 2 करोड़ का लोन था और आपने देखा कि ये तो बच सकता है इस आवेदन से, जब उनका घर बच गया, जब उनका ये बच गया, तो मेरे पैसे भी बच जाएंगे। आप अपने 2 करोड़ बचाने के लिए कर रहे हो, फिर आपको ये पैसा समाज के ऊपर लगाना पड़ेगा। ये हम कंडीशन रखते हैं। अब इसी कंडीशन को सुनकर के वहां पे वो साहब आ गए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मुझे उसका आइडिया था पहले से कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो इतनी जल्दी कर जाएगा। उसने किसी का मकान बचाने के एवज में किसी से मुंबई पता नहीं पुणे में 10 लाख रुपया ले लिया, और नाम जेएसएम का हो गया कि जनता सरकार मोर्चा वाले पैसा ले रहे हैं। मैं बहुत हैरान था कि हमने तो पैसा किसी से ऐसे कहकर मांगा ही नहीं। हम तो कहते थे कि भाई तुम्हारी इतनी देनदारी बनती है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी यार, अगर तुम्हारा मकान कुर्की हो रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर पैसे देने का दबाव कैसे डाल सकता हूँ? जो संगठन लोगों को फ्रॉड से बचा रहा है, हाँ, उसी के नाम पर फ्रॉड हो गया, उसी के नाम पर लोगों से फ्रॉड हो गया, बदनाम हो गया जेएसएम। तो जैसे आपने बोला ना कि क्रांतिकारियों का समूह है, मुझे तो ये भी नहीं पता किन किन का समूह है। भाई मुझे थोड़ी पता है कि मेरे साथ जुड़ने वाला आदमी या जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ने वाला आदमी कैसा है। उसको बरतने के बाद पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं आप मेरा इस्तेमाल कीजिए दब के, मैं आपका इस्तेमाल करूंगा, और इस दौरान बीच में हमें पता चलेगा हम कैसे हैं। बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है सर ये। नहीं, मैं तो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के पास आया जी। मैं अपने संगठन से मैंने कहा जी आप भी यही लड़ाई लड़ रहे हो, हम भी यही लड़ाई लड़ रहे हैं,
आप किसानों को हमारे वाले मुद्दे समझाइए, हम आपके वाले किसान को मतलब आपके वाले मुद्दे समझाएंगे हमारे वाले लोगों को। तो हम ऐसा करके समाज को जगाना तो पर्पस है हमारा। आप भी लड़ रहे हो, हम भी लड़ रहे हो। तो सारी बातें जब सारे मुद्दे समझ लिए तो चड़ोनी साहब ने मुझे बोला कि हमें एक ही चीज से डर लगता है। मैंने कहा जी बताइए, कि कहीं आप हमारा इस्तेमाल तो नहीं करोगे? तो मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे। हाँ जी। मैं किस लिए आया हूँ? मैं भी इस्तेमाल होऊंगा और आपका भी करूंगा जी। समाज के भले के लिए करूंगा। हाँ। जहां आपको ये लगता है मैं आपका गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, हाँ। वहां आपको बोल्डली बोलना पड़ेगा हम यहाँ इस्तेमाल नहीं होंगे। सीधी सी बात है। अदरवाइज हम समाज में एक दूसरे के इस्तेमाल नहीं होंगे तो हमारा होने का पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट कि आपको कोई मिश्री में घोल करके अलग एंगल से बोला है, क्या मतलब है? असल में हम इस्तेमाल होने के लिए आए हैं ना। अगर इतनी क्लियर स्टेटमेंट किसी की नहीं है, दैट मीन्स कोई गड़बड़ खुद, तो इसका मतलब अंदर में कुछ चोर है उसके। हाँ। भैया आप आए हो यहाँ पर, हाँ। मैं आपको आकर के मैं आपके लिए 24 घंटे ले बैठा रहूं और आप मेरे कहने से कुछ भी ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है यार? तो कहीं ना कहीं ठीक है, कुछ तो है। हाँ। या फिर आप मुझे जस्टिफाई कर दीजिए, या आप मुझे इतना भी बोल देंगे ना अमित भाई, मान लो कल को जिंदगी में मान लो मैं आपको कोई बात कहता हूँ कि अमित भाई ऐसे ऐसे करके ये करना है, आप कह दो देवेंद्र भाई मैं सहमत नहीं हूं, मैं आपको मजबूरी को समझूंगा। आप बहाना बनाएंगे तब नहीं समझूंगा जी। आप हाँ कहकर नहीं करेंगे तब नहीं समझूंगा। अगर आप ये कह देंगे कि आपकी इस लाइन से मैं सहमत नहीं हूं, फिर मैं समझूंगा कि यार मैं समझा नहीं पाया, मेरी गलती है। अदरवाइज हमारा पर्पस है जहां सही हो रहा है खड़े होना, वो कोई भी हो, कोई संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सही है उसके साथ खड़े हो जाओ, जो गलत है कोई भी हो विरोध कर लो। हमको यही कर सकते हैं फिलहाल, तो हमारे हाथ में तंत्र नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बोल ही सकते हैं, बोल ही रहे हैं, समझा ही सकते हैं, वो समझा रहे हैं। तो जो अगर आपने 23 मार्च वाला जो कार्यक्रम देखा हो समालखा में शहीद भगत सिंह वाला, या इससे पहले के कार्यक्रम, चाहे 19 नवंबर 2023 की रैली थी नस्ल बचाओ रैली, चाहे 24 में फिर हमारा 24 नवंबर को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में पेरेंटिंग सेमिनार, या तमाम तरह के कार्यक्रम, या कोई भी लोकल ट्रेनिंग आप देखोगे। देखो मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, हम लगभग 50 ट्रेनिंग कर चुके हैं पूरे इंडिया में। इसमें 3 दिन भी रहते हैं वो साथी हमारे, 7 दिन भी रहते हैं, और अब तो ट्रेनिंग ये 10-12 दिन चल गई है। भाई जी मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं देखा, ऐसा कोई संगठन नहीं देखा जहां पे कोई 3 दिन तक रहता है और कमरे पे ताला ना लगे और बैग को कोई पूछता ही ना हो, और मतलब और किसी का आज तक मोबाइल के चार्जर की लीड भी गुम ना हुई हो। अच्छा जी। मतलब चोरी छोड़ो, गुम भी नहीं हुई। दूसरी चीज बड़ी हमारी मोर्चे के अंदर क्या है, जितनी आज तक महिलाएं आई, हमारी माँ बहनें आई, मतलब मेरी खुद की पत्नी जब जाती है ऐसे मौकों पर, खूब हम शामिल थे, जैसे इसमें भी शामिल परिवार समेत शामिल होते हैं। अब जब परिवार समेत हम लोग शामिल होते हैं ना, तो हमारे सबकी, क्योंकि औरतों के पास एक सिक्स सेंस होती है, उसे मालूम होता है किस किस टाइप के लोग आए हुए हैं जी। वो परिवार के लोग बताते हैं कि मतलब इतने अच्छे लोग हैं ना, हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हम औरत हैं। मतलब हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने मर्द बैठे हैं जी। मतलब ऐसा लगता है भाई बैठा है, बेटा बैठा है, या ताऊ बैठा है, चाचा, कोई भी बैठा हो, कोई फिक्र ही, क्योंकि हमको मालूम है हम लोग प्रीजुडिस से बाहर हैं, अभी पूर्व धारणा से। अभी जो समालखा में हमने कार्यक्रम देखा, वहां पे भी हमारी जो माताएं बहनें थी, जो महिलाएं थी, एकदम फ्री थी, और उनका एटीट्यूड जो था गजब, वो बड़ा पॉजिटिव और बड़ा रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड, बहुत ही गजब था। मतलब मैं ये कह रहा हूँ है ही नहीं है पूरे इंडिया में आज के टाइम पर ऐसा कोई संगठन नहीं है जहां इस तरह की सोच के लोग हों। तो जेएसएम से जो लोग जुड़ रहे हैं, वो अगर कोई कनेक्ट हो रहा है तो जेएसएम की विचारधारा को समझ के तब कनेक्ट हो रहा है। यस, हम मानते ही नहीं उसको जिसने 3 दिन की ट्रेनिंग नहीं करी हुई, हम उसको अपना मानते ही नहीं। हम ये मानते हैं अभी ये केवल विचार से सहमत है, ये अब जेएसएम का हिस्सा भी नहीं बना। उसने ट्रेनिंग कर ली 3 दिन वाली, फिर आएगा वो 7 दिन वाली में। फिर 3 दिन वाली में हम क्या बताएंगे कि तुम्हारे साथ पूरे समाज के साथ क्या षड्यंत्र हो रहा है, उसको एक पूरी तस्वीर दिखाएंगे हर चीज के साथ, जन्म से लेके मरण तक और सुबह से लेके रात तक, कि तुम जो करते हो वो तुम करते हो या तुमसे करवाया जा रहा है या तुम्हें मजबूर किया जा रहा है, और इसे कौन कर रहा है। ये तो होता है पहली वाली ट्रेनिंग में। जिसको यह समझ आ गया, पहली बात तो वहीं से भाग जाएगा, पहले वाली से डर लग गया। तो 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा है, लोगों से सुना है, जो हमारी टीम ने जाना है, जेएसएम के लोगों से मिलके, उसमें ये बताते हैं कि 3 दिन में जो ट्रेनिंग में ट्रेनी आते हैं, जो सीखते हैं कि डॉक्टर साहब उनका सारा डर निकाल देते हैं हर तरीके का। तो सर
जो जेएसएम है उसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या करें? दूसरी बात कि जेएसएम की ट्रेनिंग में मुख्यतः सिखाया क्या जाता है सर? पहला तो हमने यही कहा कि भाई सदस्यता के लिए हमारे पास कोई शुल्क नहीं, कोई पर्ची नहीं कटती जी। किसी के पास जाके आपको शामिल नहीं होना, कोई आपको शामिल नहीं कर सकता, कोई आपको निकाल नहीं सकता। मतलब आपके भी वही विचार हैं जो हमारे विचार हैं, तो आप जेएसएम हो जी। और आप अपनी संगठन के नाम से भी कुछ काम कर रहे हो तो आप जेएसएम का ही काम कर रहे हो, या ये कह लीजिए जेएसएम आपका काम कर रहा है। मतलब तो इसकी सदस्यता सर अगर लें, कोई सदस्यता ही नहीं है, इसकी कोई सदस्यता नहीं है, कोई इसकी नंबर, सदस्यता का रूल ना कुछ भी नहीं है, वेबसाइट? कुछ भी नहीं। हाँ नंबर है, मतलब 95 18 17 0000। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हाँ, डॉक्टर साहब ने जो नंबर 9518170000। इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल करेंगे जी। या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपके पास एक रिप्लाई में मैसेज आएगा ऑटोमेटिक जी। उसमें आएगा कि आप यदि जेएसएम से जुड़ना चाहते तो ये वाला फॉर्म भर दो जी। उस लिंक पे जाके क्लिक कर दो, उसमें फॉर्म भर दो। फॉर्म में आपका नाम ये सब एड्रेस वगैरह पूछ लेंगे कि कहाँ से है बंदा, और आपको फिर उस जिले के आदमी से संपर्क दे दिया जाएगा कि आप उनसे संपर्क कर लो। अगली जो मीटिंग होगी आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। अगली जो ट्रेनिंग होती है आप ट्रेनिंग में आ जाओ। ट्रेनिंग का सिलेबस है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन, रोटी, बेटी, माटी। इनके साथ चल रहा धोखा क्या है, हम कौन हैं, हमारा जिंदगी का पर्पस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। यदि आप भी यही करना चाहते हो तो 7 दिन की ट्रेनिंग में आना, कि इस 3 दिन की ट्रेनिंग में जो आपको दिखाया गया कि सब चीजें खराब हैं, फिर 7 दिन की ट्रेनिंग में ये बताएंगे ये ठीक कैसे करनी है। फिर 7 दिन की ट्रेनिंग में हम ये बताते हैं। फिर इस दौरान तब तक आप पूरे संगठन का हिस्सा बन जाते हो, तो फिर वो संगठन क्या करता है, उन लोगों को फिर ये हेल्प करता है कि मान लीजिए आप कोई प्राकृतिक उत्पाद पर काम कर रहे हो, तो वो सारे आपके कस्टमर हो गए, जितने लोग जुड़े परिवार का हिस्सा हो गए, तो आपको मजबूत करेंगे। या आप कुछ भी काम करते हो, मतलब मान लीजिए आप किसी भी तरह से आप परिवार का हिस्सा हो गए, तो वो सारे लोग वो आपका पार्ट हो गए। यदि आपके मन में बिल्कुल कोई डर नहीं है, शंका नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, किसी तरह का लालच नहीं है, और उन लोगों का इस्तेमाल करके भागने की नीयत नहीं है, एकदम साफ नीयत है, वो सारे आदमी आपको उठाने के लिए काम करेंगे। तो मतलब आप उनकी मदद कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। और इस दौरान जो बीच में अड़चने आएंगी समाज को जगाते समय, उन अड़चनों से मिलकर के हम पार पाएंगे। तो ये है 7 दिन की ट्रेनिंग। 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर एक ट्रेनिंग होती है कि आपको कुछ काम करना है स्पेशलिस्ट। जैसे मोर्चे में ही वो कहता है भाई मुझे तो मैनेजमेंट में करना है, मैं तो स्पीच देना अच्छा जानता हूं, मैं तो भाषण दूंगा। कोई कहता है मैं संगठन विस्तार पे काम करूंगा, कोई कहता है मुझे रिसर्च में जाना है। तो फिर उसकी ट्रेनिंग हम उसको देते हैं, स्पेशलाइज स्पेलिंग, कि तुम ये करके अब चालू हो जाओ अपना। और अपने लेवल पर हमारा मकसद क्या है, संगठन में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को इस लेवल पर लेकर आना कि वो अपना एक संगठन मजबूती से चला सके। मतलब हमको क्या करना है, उसको तैयार करना है और निकाल देना है, मतलब तैयार करना है और निकाल देना, मतलब वो इस कदर कैपेबल बन जाएगा हाँ, कि वो खुद तो सेफ है ही, हाँ, फिर वो दूसरों को भी सेफ करने लग जाएगा। मतलब हमारे को कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना हमारा काम है। हमारा काम संगठन में बहुत सारे लोगों को बुला करके संगठन को बड़ा करके दिखाना नहीं है। हमारा काम है बहुत सारे लोगों को बुला के उनको तैयार करके खाली कर देना। मैं इस संगठन को, मतलब मेरा जो विजन इस एंगल पे रहता है कि मैं इस संगठन को खाली रखूं, लेकिन ये जुड़ते रहते हैं, हम उतने तैयार नहीं कर पाते, ये चलता रहता है। बट अभी धीरे धीरे अभी जैसे आपने समालखा में देखा कैसे रविंद्र भारतीय ने मतलब पूरा इसको लीड किया, पूरे मूवमेंट को लीड करके, और मतलब हम जो लोग तैयार कर रहे थे, जो ट्रेनिंग दे रहे थे, वो अब पीछे थे, और जो तैयार हो चुके हैं अब वो समाज में आगे उन्होंने अच्छे से मैनेज भी किया, बहुत अच्छे से मैनेज चाहे किया, पूरी टीम ने प्रशासन की बात थी, वो काफी अच्छे से उन्होंने। तो वो तजुर्बा हम बेसिकली जो सीनियर लोग जो जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इन चीजों का, वो अपने साथियों को दे रहे हैं और उनको धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं, ताकि पिलर्स मजबूत हों। पिलर्स मजबूत होंगे तो ऊपर जो बनने वाली बिल्डिंग होगी, जो भी चीज होगी, स्ट्रक्चर जो भी होगा, वो अच्छा बनेगा। तो इस नियत के साथ हम लोग चले हुए हैं, और यही मैसेजेस रहते हैं हमारी ट्रेनिंग के दौरान कि घबरा करके, डर करके आप लोग नहीं आगे बढ़ सकते। आपको यदि आगे बढ़ना है तो जुड़ के बढ़ सकते हो। और जुड़ने में समाज में देखिए, मान लीजिए हम लोग 25 लोग हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हमने सर्कल में पकड़ा, ऐसे करके एक दूसरे की बाजू पकड़ी हुई है और हमने चेन बनाई हुई है। अब उस चेन की जो मजबूती है, असल मजबूती क्या है,
जो उस चेन में सबसे कमजोर बच्चा है ना, ये जो कमजोर कड़ी है, वही उस चेन की असली मजबूती है। मान लो एक पूरी चेन में जो कड़ी है वो 20 तो कड़ी हो बिल्कुल ऐसी, मतलब बिल्कुल मजबूत, और वो एक हो हल्की, एक कमजोर, तो जैसे जोर लगेगा वहीं से टूट जाएगी वो चेन, वहीं से टूट। वो तो मतलब सबसे कमजोर कड़ी ही उस पूरी चेन की मजबूती का पैमाना है। इसलिए समाज में भी सबसे कमजोर आदमी की स्थिति ही समाज का पैमाना है। बिल्कुल। यानी जो आपका सबसे गरीब आदमी है वो जहां खड़ा है वहीं आपका समाज खड़ा है, सीधी सी बात है। यानी सबसे अमीर आदमी नहीं, अंबानी के पास कितना पैसा है, अडानी के पास कितना पैसा है, ये हमारे समाज को प्रदर्शित नहीं करेगा। उसके पास, नेता के पास कितनी पावर है, डीसी के पास कितनी पावर है, ये समाज को डिफाइन नहीं करेगा। समाज की परिभाषित करेगा, समाज को परिभाषित करेगा उस गांव का, देश का, समाज का सबसे आखिरी आदमी। सबसे आखिरी आदमी, आखिरी आदमी कितना, शुरुआत वहां से होगी, वहीं से होगी। तो आप, हमारा जो मकसद है उस आखिरी बच्चे, उस आखिरी आदमी, उस सबसे कमजोर आदमी की, उसको मजबूती कैसे मिले, पर्पस ये है हमारा। अब अगर सर जैसे हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा पे हम बातचीत करें, जो आपने अभी बताया कि हमें शुरुआत सबसे कमजोर से करनी है, शिक्षा में हम क्या करते हैं, नींव कहाँ है शिक्षा की? जब छोटा ब्लड टॉपर ने ले लो। हाँ, तो जब सबसे छोटा बच्चा होता है सर, कोई भी बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, वहां से हम, वो उसकी नींव है उसके जीवन की, उसकी शिक्षा की। एग्जैक्टली। तो अगर नेचर के अनुसार देखें, प्रकृति के अनुसार, तो हम शुरुआत तो वहीं से करते हैं। हम समझ चाहे कुछ भी रहे हैं, पर अब जो 3 से 5 साल तक का बच्चा है, आपके अनुसार बचपन में ही बच्चे का ये पता लगाया जा सकता है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, किस फील्ड का वो मास्टर है, वो किस लिए आया है इस जीवन में। बिल्कुल। तो अगर कुछ माँ बाप हैं जो, उनके पास सोशल मीडिया है बट वो एंटरटेन होते रहते हैं, वहां पे चीजें देखते रहते हैं, आपसे वो कैसे आवेदन करें अगर कोई पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा जो है, हमें उसकी कंसल्टेशन करवानी हो जाए, ओके, तो वो आपसे कनेक्ट कैसे करेंगे सर? वो कंसल्ट कोई ऐसा सिंपल सा, आसान सा सर कोई रास्ता बता दीजिए, क्योंकि लोगों के सवाल बहुत है। हाँ। लोग बहुत लोग चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे की कंसल्टेशन देवेंद्र बलहारा से कराऊंगा, बट सर कनेक्शन नहीं है कोई भी। मैं असल में क्या है, मैं अमित भाई जब इस समाज वाले काम पे, जब अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चला मैं 2016 में, जब मैंने देखा कि बिना समझाए लोगों को बात नहीं बनेगी, तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट बंद किया। उस वक्त भी मेरी जो अपॉइंटमेंट की वेटिंग थी वो 2 साल की थी, जो होरिजोन्स के नाम से, एक्सपैंडिंग होराइजन्स के नाम से थे। मतलब आज अगर मैं मतलब कोई आज पैसे जमा कराता था ना, तो 2 साल बाद उसका नंबर आता था, उस वेटिंग की लिस्ट था। फिर मैंने पढ़ाना छोड़ दिया और ये काउंसलिंग छोड़ दी। शुरू से ही मैंने परमात्मा से, कुदरत से एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी लग्जरी के लिए कभी भी काम नहीं करूंगा, मैं केवल जितनी मुझे जरूरत होगी मैं उतना ही काम करूंगा। तो इसलिए बहुत लिमिटेड लोगों से मैं मिलता हूँ, मैं महीने में 4 ही लोगों से मिलता हूँ। ओके। उसके बाद बाकी को लाइन में लगना पड़ता है पीछे, मान लीजिए। तो और मतलब उसमें भी क्या रहता है कि 4 लोगों से भी इसलिए मिल रहा हूँ, अभी 6 कर दूंगा आने वाले टाइम में, क्योंकि बेटे का मुझे इंटरनेशनल उसकी ट्रेनिंग करवानी है। अब मेरा बेटा इंटरनेशनल मतलब प्लेयर है लॉन टेनिस का, तो महीने का जो एक्सपेंसेस हमारा पूरा रहता है वो काफी रहता है बेसिकली जी। तो अब जब इंटरनेशनल हो जाएगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो काफी महंगा गेम भी, सबसे महंगा गेमों में से एक है। तो मेरा नियम है कि मैं समाज का पैसा घर नहीं लेकर जाऊंगा और परिवार के हिस्से का पैसा समाज पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है। यदि परिवार के हिस्से का पैसा मैंने समाज पे लगा दिया तो फिर मैं समाज से वसूली करने लग जाऊंगा। ये फेयर है सर। तो मैं वो वसूली नहीं करना चाहता, मैं जो काम करना चाहता हूँ ईमानदारी से करना चाहता हूँ। तो अगर मैं समाज में लगाऊंगा भी, अगर मैं मोर्चे में पैसा अपनी जेब से लगाता भी हूं, तो मैं पूरी टीम को बताता हूं ये उधार है मेरा, ये दान नहीं है मोर्चे में, क्योंकि मैं अपना पूरा टैलेंट दे रहा हूं, मैं अपना पूरा दिन दे रहा हूं, रात दे रहा हूं, दिमाग दे रहा हूं, स्किल दे रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं मैं अपना, पूरे परिवार का समय भी आपको दे रहा हूं, पूरे परिवार अपने सब कुछ दे रहा हूं, मतलब मैं यहां तक कि जान देने के लिए भी निकला हुआ हूं। तो कम से कम मेरे परिवार के हिस्से का जो मैंने कमाया है सिर्फ महीने का काम चलाने लायक, वो भी नहीं, मेरे पास कोई बचत नहीं है, मैं बैंक खाता ऑपरेट नहीं करता कभी भी, मतलब बैंक खाता ऑपरेट नहीं करता हूं, मेरे पास मेरे सैलरी अकाउंट है उसी टाइम का, नौकरी के टाइम का ही, वो उसमें कभी बिल जमा कराने के लिए, ऐसा करने के लिए जमा होता है पैसा, या पत्नी को किसी से मतलब अपने जो जैसे वो छोटा मोटा काम करती है उससे जो पेमेंट आनी होती है वो मंगवा लेती है ऑनलाइन, जिसको मंगाना, नहीं तो कैश में ही हम लोग डील करते हैं। कैश में भी हमारा नियम है कि हमारे पास मतलब मेरे घर में ताला भी नहीं होता है,
कि हमारे घर में कुछ चोरी करने लायक नहीं, डाइनिंग टेबल हमारे घर में नहीं है, टीवी हमारे घर में नहीं है, कोई सोफा सेट हमारे घर में नहीं है, कुछ भी दिखाने की एक भी आइटम नहीं है, बहुत सीधी सी जिंदगी में जीता हूं। और नियम यह है कि ना तो पैसा जोड़ूंगा अपनी जिंदगी में, कभी भी सेविंग करूंगा, ना ही मकान बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरा एक मकान गांव में बना के रखा हुआ है। पत्नी ने एक बार मकान बनाने को बोला था, तो मैंने बोला था देखो अब हमें वो सारा बेचना पड़ेगा, गांव वाला, वो बेच करके सब कुछ अपनी जड़ें काट करके तुम्हें शहर में अगर उगना है तो वो देख लो, अदरवाइज गांव जैसा पोषण कहीं और नहीं मिल सकता है। ये सच है। और अगर गांव में अपना मकान है तो हमें शहर में मकान बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत से बेवकूफ लोगों ने बनाए हुए हैं, किराए पे रहेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और वो बोले कि अपना होना चाहिए। मैंने कहा देखो कुदरत का एक नियम है, उसने इस धरती पर मौजूद प्रत्येक जीव की जरूरत का दिया हुआ है, लालच का नहीं। अगर हमारे पास हमारी जरूरत एक मकान की है और हमारे पास एक प्लॉट भी अगर एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब मैं किसी और के हिस्से का खा रहा हूं, मैं ये पाप नहीं करूंगा। तो मैं एक ही मकान रहेगा जिंदगी भर, अगर कहीं और रहने की जगह नहीं मिलेगी तो वहां जाकर के रह सके, ताकि अदरवाइज जहां रहेंगे, जहां हम है वहीं हमारा परिवार, वहीं हमारा घर। तो मैं कभी घर नहीं बनाऊंगा, सेविंग्स नहीं, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है। अगर आज हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, मेरे पास कुछ भी सेविंग नहीं है, मतलब कुछ भी, तो मतलब तो जीरो सेविंग पे मैं चलता हूँ। डॉक्टर देवेंद्र बलहारा ये बोल रहे हैं कि ना मेरे पास कोई बैंक अकाउंट है, ना मेरे पास कोई सेविंग्स है। मेरे पास बैंक अकाउंट है, 2014 से मैंने ऑपरेट नहीं किया। मैंने ये बोला आज तक 2014 के बाद कोई व्यक्ति बता दे कि देवेंद्र बलहारा या देवेंद्र कुमार के नाम का कोई बैंक अकाउंट मैंने उसे कहा हो कि तुम इसमें जमा कर दो। मतलब वो मैंने क्रेडिट कार्ड मेरे पास एक है, किसी ने कुछ पैसे देने होता है, मुझे उसका बिल भरना है तो मैं उससे बिल वो भरवा जरूर लेता हूं। अभी जैसे मान लो 23 मार्च का कार्यक्रम था, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3.5 लाख रुपया है। अभी रविंद्र भाई ने बोला कि पेमेंट कहाँ से आएगी, तो मैंने कहा ये कार्ड पकड़ो, 3.5 लाख रुपए का इसमें से खर्चा तुम कर सकते हो, तो ये तुम कर दो। अभी जब आएगा कहीं दान से तो तुम इसकी बिल पेमेंट कर देना, बात कर देना। ये सर हमारे जो दर्शक है उनके लिए भी जरूरी है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जेएसएम के नाम पे किसी ने 10 लाख रुपए किसी से मांगे कि आपका काम हम करवा देंगे, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, बट उसमें नाम बदनाम जेएसएम का हुआ। तो डॉक्टर साहब क्लियरली बता रहे हैं कि मेरा अपना फिलहाल कोई एक्टिव बैंक अकाउंट नहीं है। नहीं, एक्टिव बैंक अकाउंट है, आप मैं उसमें कभी पैसा नहीं लेता हूं। पैसा नहीं लेते। जनता सरकार मोर्चा का जो अकाउंट है, जो पैसा आता है, जो दान का पैसा आता है, वो जागरूक समाज मंच संस्था के नाम से हमने एक सोसाइटी बनाई हुई है जी। मतलब वो इसलिए कि उसका नाम जेएसएम से मिलता जुलता है, जेएसएम जागरूक समाज मंच, जस्ट बस मतलब उसमें है कि सिर्फ वो दान लेने के लिए बनाया, दान लेने के लिए बनाया, और कुछ नहीं उसका पर्पज है। कि मान लो हमने किताब बेचनी है, अगर हमारी किताब जो रुपए वाली है उसका भी पैसा हम उसी में मंगाते हैं, अगर ऑनलाइन मंगाना होता है। अदरवाइज किसी से हम काम निकालने का पैसा नहीं लेते हैं। हम लोग अगर आपका काम करते हैं, मान लो बैंक का आवेदन का भी पैसा अगर हम आपसे लेते हैं, तो वो भी आपसे दान के रूप में लेते हैं कि भाई हम ये काम करवाने का पैसा नहीं है, आपका आवेदन बनाने की कोई फीस नहीं है। कोई फेक सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट है, फेक किसी ने इंस्टाग्राम बना ली, वहां पे पैसे अगर कोई मांग रहा है भाई उसमें तो भाई हम क्या ही कर सकते हैं, करेंगे। बल्कि यहाँ तक भी एक बात का भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हमारी कोई फोटो लगा के उस पर QR कोड स्कैन लगा दे और बोले कि इसमें पैसे भेज दो, QR कोड की जैसे मैंने कुछ वीडियोस अभी डाली थी अपने चैनल पर, तो भाई जागरूक समाज मंच संस्था के नाम से कुछ आता है, वही हमारा ऑफिशियल मतलब दान की अभी जगह है। इसके अलावा कुछ होगा तो निडर इंडिया चैनल पर मेरी वो वीडियो पड़ी होगी कि हमें अगर किसी को सहयोग करना है तो वो अकाउंट नंबर क्या है, बल्कि उसकी एक स्पेशल वीडियो में निडर इंडिया पे डालूंगा, उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमसे जुड़ने के लिए एक बना दूंगा, ट्रेनिंग करने के लिए एक बना दूंगा, और ये बना दूंगा। तो वो जो आपका सवाल था कि किसी को अपने बच्चे की कंसल्टेंसी अगर मुझसे करवानी है, पहला नियम ये है कि मेरी कंसल्टेंसी की फीस 1.5 लाख रुपया है, ठीक है। दूसरा नियम मेरा ये है कि मैं गांव से किसी की कंसल्टेंसी करना नहीं चाहता। उसका कारण यह है कि जो मैं बच्चे के बारे में बताऊंगा कि इसके पास ये टैलेंट है, वो टैलेंट निखारने का गांव में कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं किया समाज ने। ये मेरी गलती या उस बच्चे की गलती नहीं है, तो वो पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। यदि आप उसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं तो फायदा है मेरे पास आने का। तीसरा मेरा नियम यह है कि ये पैसा आपको एडवांस में जमा कराना पड़ता है, अपॉइंटमेंट की फीस है ये, लेकिन तब तक नॉन रिफंडेबल है जब तक आप काउंसलिंग करवा नहीं लेते। जब आपने काउंसलिंग करवा ली, मान लीजिए आपको लगे कि ये 1.5 लाख रुपया ज्यादा है,
मान लीजिए आपको लगे यार पैसे तो इतने ले लिए और मतलब बताया तो या कुछ है नहीं, मेरे तो काम की बात भी नहीं बताई इसने, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये तो ऐसा बता दिया यार, जैसे वो पंडित जी बताते हैं कि भाई तू कमाता बहुत है, तेरा बचता नहीं, या तू सबका करता है, तेरा कोई नहीं करता, इस टाइप की जर्नल सी बात बता दी, ज्योतिष शास्त्र वगैरह चल रहा है। तो मैंने कहा अगर वो ऐसा कुछ लगे तो आपको मेरे फीडबैक फॉर्म में नेगेटिव कमेंट लिखना है, और 20,000 रुपया छोड़ के बाकी सारा पैसा मैं साथ के साथ वापस दे दूंगा। ठीक है, मतलब मुझे किसी का पैसा, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, ये बहुत स्पष्ट रहता है। ये तो है अगर किसी को मेरे से काउंसलिंग करवानी है। किसी को पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं तो हमारे पास काउंसलर्स हैं, 1,25,000 वाला काउंसलर भी है, 1 लाख वाला भी है, 50,000 वाला भी है, 25,000 वाला भी है, 20,000 वाला भी है। आपको कौन से वाले से करवानी है वो आप देख लो, जो नया लर्नर है उससे करवानी है वो देख लो। आपको इनमें से भी 20,000 भी खर्च नहीं करने हैं तो मेरी किताब लॉन्च हो रही है, वो किताब हम लोग दे रहे हैं। उस किताब में इंग्लिश और हिंदी के 2 वर्जन है, पति और पत्नी दोनों को खरीदनी पड़ेगी। किताब की कीमत हमने 21,000 रुपया रखा है। उस 21,000 रुपए में आपके बच्चे की काउंसलिंग फ्री होगी। ये कहाँ से मिलेगी बुक? ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, 8 जुलाई को लॉन्चिंग की प्लान कर रहे हैं। 8 जुलाई, हाँ, मेरे गाँव फफड़ाना में हम लोग लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी जानकारियां अपने निडर इंडिया चैनल पे हम लोग डाल देंगे। तो ये तो हो गया यहाँ तक। फिर आपको पैसा एक भी नहीं देना है। ओके पैसा एक भी नहीं देना है। आप कहते हो हमें तो सब कुछ फ्री में चाहिए। ओके, तो निडर इंडिया चैनल पर मेरी एक वीडियो है कि आप एजुकेशन की ट्रेनिंग कर लीजिए। उसमें प्ले लिस्ट में सबसे नीचे की जो प्ले लिस्ट है टीचर्स और पेरेंट्स के लिए है, वो पूरी ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग जिसका मैं 10.5 लाख रुपया देता था, मैंने वो पब्लिक के लिए ओपन की हुई है कि यदि आप में इतनी अक्ल है कि आप उसको समझ करके अपने बच्चे को जान ले तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, जो सर बता रहे हैं कि इनकी जो वो ट्रेनिंग है जो 6 लाख रुपए में देते हैं, 10.5 लाख, 10.5 लाख रुपए में, सॉरी 10.5 लाख रुपए की ट्रेनिंग आपको यूट्यूब पे निडर इंडिया चैनल पे फ्री में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और ये सवाल मैं सर आपसे करने वाला था कि अगर इतनी महंगी फीस है तो फिर गांव के लोग कहाँ जाएं? उसका यही जवाब है कि आप यूट्यूब पे जाओ, पेन पेपर उठाओ, उसको ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ और अपने पैसे बचाओ। देखिए, बात महंगे और सस्ते की नहीं है। मैं अमित भाई इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच कर देखिए। मान लीजिए मैंने इसकी, आपके हिसाब से इसकी फीस कितनी होनी चाहिए? मतलब आपका बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, 13 साल हो गए पढ़ते हुए, साल का 1 लाख रुपया नॉर्मली बच्चे का पढ़ाई का खर्चा है। 10वीं तक 13 लाख रुपया आप खर्च कर चुके हो, कोचिंग वगैरह भी ऐड कर दोगे तो 15 लाख खर्च कर चुके हो। और फिर 10वीं क्लास में जाकर सोचते हो अब क्या करें? यानी आपने जो 15 लाख रुपया लगाया वो टोटल वेस्टेज हो गया। और 99% बच्चे और पेरेंट्स यही कर रहे हैं। इसका मतलब आपके 10 साल वेस्ट है, पूरे वेस्ट, टोटल वेस्ट। और अगर आपको यही 10 लाख वेस्ट किए बिना आपको 3 साल की उम्र में अगर ये चीज मिल जाए तो आप इसकी कीमत क्या लगाओगे? सबसे पहली बात तो वो 1.5 लाख रुपए, मेरे पास आज तक कोई पेरेंट ऐसा नहीं आया जिसने अपने पैसे वापस मांगे हो कि ये महंगी है। मैंने कहा बताओ अब आप, बोले ये तो कुछ भी नहीं पेमेंट लेते आप, बहुत थोड़ी पेमेंट है इसके लिए। जो आपने बताया ना, मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका 3.5 साल का बच्चा है और आपने मुझसे काउंसलिंग करवा ली, तो मैं आपको जो भी बात बताऊंगा वो रिकॉर्ड करके दूंगा। ओके, सब कुछ। ओके, उस रिकॉर्डिंग में सारा बता दूंगा उस बच्चे के बारे में, किस सिचुएशन पे क्या करना है क्या नहीं करना। ये ऐसा हो चुका है इसलिए बता रहा हूं। माँ बाप ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। उसने सोचा यार 3.5 साल का ही था बच्चा, अभी तो ठीक चल रहा है, क्या जरूरत पड़ी है, क्या है। या फिर किसी तरह से किसी से मेरी बुराई सुन ली और उसने उसको मान लिया। फिर जब बच्चा बड़ा हुआ, 12-13 साल का हुआ, 14 साल का हुआ, तो उसको दिक्कतें आने लगी। और मेरे पास फोन आया पेरेंट का कि डॉक्टर साहब ये करके गड़बड़ है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैंने कहा क्या हुआ? हमने आपसे 7 साल पहले 10 साल पहले काउंसलिंग कराई थी और अब हमारे को ये दिक्कत आ रही है और आपने ये कहा था कि दोबारा मिलोगे तो उसकी फीस नहीं है। ओके, मैंने कहा देखो फीस तो नहीं है, लेकिन प्रोसीजर ये फॉलो करना था कि तब से लेके अब तक टच में रहना था। कोई भी दिक्कत आती तो मुझसे बात करनी थी और जैसे मैंने बताया था वैसे उस बच्चे पर काम करना था। पर आपने काम नहीं किया। एक काम करो, मैंने आपको वो रिकॉर्डिंग दी हुई है, पढ़ी है वो? बोले हाँ पढ़ी है। मैं एक बार उसको सुन लीजिए और फिर बताइए कि आपको मतलब किस चीज की जरूरत है। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, सुनते ही फोन आता है, सर आपने बताया हुआ है आज की सिचुएशन के बारे में, काम हो गया। उसी टाइम पे बताया हुआ है कि ये होगा, ये होगा तो इसका ये मतलब है, ये होगा तो इसका ये मतलब है। बोला आपने जो बताया ना उसी टाइम पे मैंने बता दिया। तो वो जो ट्रेनिंग है, वो जो काउंसलिंग है,
उसमें मैं वो रिकॉर्ड करके देता हूँ कि आपके बच्चे को मैं ये नहीं बता रहा हूँ ये क्या बनेगा, मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि ये क्या बन सकता है ना, मैं ये बता रहा हूँ ये बच्चा ये है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये कांच है, इसको इतनी हाइट से गिराओगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर इतनी हाइट से गिरा दोगे तो टूटेगा। इसका अगर तुम ये वाला सामान बनाओगे तो ये नहीं टूटेगा, चमकेगा बढ़िया एकदम फ्रेश, ये वाला काम बनाओगे तो टूट जाएगा। मैं ये बताऊं ये बच्चा ये है, ये रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है, लोहा है, लकड़ी है, तो इसका इस्तेमाल आप बिजली से कर सकते हो, आग से कर सकते हो, या चमकाने के लिए कर सकते हो, या दिखाने के लिए, या लड़ने के लिए। ये आपको उसकी प्रॉपर्टी देख के पता चलता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका बच्चा क्या है। ये पहली बात तो ये मतलब ये पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी बात मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूँ एक पेरेंट होने के नाते, आपके हिसाब से इस ट्रेनिंग की कितनी, इस काउंसलिंग की कितनी फीस होनी चाहिए? मान लो मैं आप अपने हिसाब से भी मत बताओ, समझ के हिसाब से मत बताओ, आप ये बताओ कि गांव का कोई ऐसे ही चलता फिरता आदमी ये कह दे कि इसकी तो इतनी फीस होनी चाहिए, आप बताओ कितनी होनी चाहिए? सर देखिए, माँ बाप बच्चे को पैदा करता है, उसका जीवन बनाता है शिक्षक, और शिक्षक भी आज हमारे ये हाल है शिक्षा का, शिक्षक नहीं है या तो नौकर है या बिजनेसमैन है, उनको पता ही नहीं है, वो उनको जो सिखाया गया है वो एज इट इज आगे वो ट्रांसफर रहे हैं, बस वो मतलब कॉपी पेस्ट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बच्चे के पैदा होने के बाद बाकी का जीवन कोई उसका बना सकता है, उसको खुश रख तो उसकी पैसे में कोई कीमत नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। फिर भी हम ये माने कि उसको रुपए में ही तोलना है। मैं ये कह दूं कि चलो भाई 10,000 में महंगी है क्या ये? महंगी है 10,000 में? नहीं सर, नहीं है ना, कुछ नहीं। मान लो मैं 10,000 भी लेना शुरू कर देता हूँ, एक बच्चे के बारे में मैं लगभग 5 से 8 घंटे बोल सकता हूँ, तो मैं दिन में कितनी काउंसलिंग कर सकता हूँ? 8 घंटे बोलने के बाद दूसरा बच्चे की काउंसलिंग करने की गुंजाइश बचेगी? नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। मैं दिन में ज्यादा से ज्यादा एक काउंसलिंग कर सकता हूँ। एक काउंसलिंग कर सकता हूँ। महीने में कितनी? महीने में आप कितनी सर, छुट्टी भी चाहिए, 25 कर दोगे, 20 कर दोगे, 30 कर सकता हूँ। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं एक ही 30 कर दोगे, है ना, ज्यादा ज्यादा मैं रोज कर रहा हूँ तो 30 कर सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन भारत में तो रोज एक न्यूजीलैंड पैदा होता है। ये बिल्कुल, इसका मतलब मेरे भरोसे पर अगर ये काउंसलिंग कोई करवाना चाहता है तो उसका आइडिया ही गलत है, आइडिया ही गलत है। इसीलिए मैंने क्या किया कि मेरे को आप मेरे समय की बढ़िया कीमत दे दो, मुझे सोचना ना पड़े अपने परिवार की तरफ कि मेरा ये काम कैसे होगा, उसके बदले में मैं आपके पूरे गांव को तैयार कर दूंगा कि आप मुझे अपने गांव का यूथ दे दो, 15 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, जितने मर्जी दे दो, मैं उनको सबको ट्रेंड कर दूंगा और वो अपने हर बच्चे का अपने गांव में पता कर लो, और उस बच्चे के टैलेंट्स के हिसाब से 100% रोजगार देने वाले शिक्षण व्यवस्था कैसे चालू की जा सकती है, मैं आपको वो भी दे दूंगा गांव के लिए कि पूरा ब्लूप्रिंट बना करके। तो मतलब पूरा गांव अगर अपने बच्चों के लिए खुद खड़ा नहीं हो सकता तो मैंने को ठेका ले रखा है भाई, आपने कोई ठेका ले रखा है? मैं बता सकता हूं कि मेरे पास ये सौदा है, इसे ले लो, फ्री में भी मिलता है ये और पैसों में भी मिलता है, आपका जैसी गुंजाइश हो ले लो भाई। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो ट्रेनिंग है ये कोई व्यापार नहीं है? अगर ये व्यापार होता तो आप इसकी कोई पर्टिकुलर ऐप, कोई वेबसाइट या कुछ ना कुछ ऐसा बना चुके होते। मैं बताता हूँ भाई साहब, $1 मिलियन कंपनी। अरे भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मेरी ये कंपनी जो है ये ट्रेडमार्क है मेरा, एक्सपेंडिंग होराइजन्स। और मेरा जो बिजनेस पार्टनर है ना वो एक महाराज का बेटा है, कुंवर। ओके। हमारी जब कभी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि यार, वो बोला कि मुझे जो है ना तेरे इसमें बड़ा दम है और मुझे ओवरसीज इसकी ब्रांच खोलनी है, विदेश में इसकी ब्रांच खोलनी, क्योंकि मेरे पास न्यूयॉर्क, शिकागो से बहुत बच्चे आते थे। यहाँ पे मैं 1.5 लाख लेता हूँ, लेकिन कोई अगर एनआरआई आता है तो उससे 3 लाख लेता हूँ, मतलब जो मेरी फ्रेंचाइज जो फीस है अपॉइंटमेंट की। तो उसने कहा मैं बाहर ही काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मेरे साथ बिजनेस डील की और बाकायदा मेरा ऑफिशियल लीगल हमारा वो एग्रीमेंट हुआ। मैंने कहा देखो मैं इस काम को सोशल यूज करना चाहता हूँ, तुम्हें बिजनेस करना है तुम करो, लेकिन इंडिया में नहीं करोगे। इंडिया में नहीं, बाहर कर सकते हो। वो दुबई में काम करता है, शेखों के बच्चों की काउंसलिंग करता है, एक बच्चे के 15-15 लाख 10-10 लाख रुपए लेता है। आपसे ही सीख के गए? हाँ, मेरी फ्रेंचाइजी है। अच्छा। मेरा फ्रेंचाइजी मॉडल था 2016 से पहले मेरी 63 फ्रेंचाइजी थी पूरे इंडिया में, एक्सपेंडिंग होराइजन्स। हाँ, लोग काम करते थे और पैसा मेरी जेब में आता। अभी एक्टिव है कुछ फ्रेंचाइजी? सब जीरो कर दिया मैंने। जब ये तय किया कि ये कोचिंग सेंटर इस समाज के ऊपर कोड है, उस दिन मैंने सारे फ्रेंचाइजी को जितना, मैंने कहा तुम्हारा पैसा जितना तुमने मुझे दिया था उससे ज्यादा तुम कमा चुके हो, अब तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं, अपन मार रहे हैं कांटा, तुम अपना काम इंडिपेंडेंट करो, किसी और फ्रेंचाइजी किसी से लाओ, एक्सपेंडिंग होराइजन्स की फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। तो वो अपन ने एकदम जीरो। मेरे पास तो 100 बच्चों की तो फीस आई पड़ी थी। मैं 2 महीने में, मतलब मैं एक ऐसा टीचर हूं, मैं बताऊं आपको,
मैं माँ बाप से लिखवा के लेता हूँ कि तुमको कैसा बच्चा चाहिए, इसके दिमाग में से क्या निकालना है और क्या डालना है, कागज पे लिख के दे दो, 2 महीने में तुमको वैसा बच्चा मिल जाएगा। उसकी फीस होगी 5 लाख रुपया, एडवांस देना होगा 2 लाख, 1 महीने बाद देना होगा 3 लाख। अगर तुम्हें लगे 1 महीने में कि ये बच्चा पूरी तरह से बदलने लग रहा है तो बाकी के 3 लाख देने, नहीं देने तो 31वें दिन अपने को ले जाओ। ये मेरी कंडीशन होती थी। 100 बच्चों के 2-2 लाख रुपया एडवांस आया हुआ था जब मुझे ये बात समझ में आई। 2 करोड़ रुपया कैश पड़ा था जब हम प्लान कर रहे थे, यहाँ घर लूंगा मैं, अपनी ऑडी लूंगा मैं, ये लूंगा। और जब ये पता चला कि यार ये तो गलत काम है, जिस गांव से उठकर आया उस गांव से तो कुछ भी नहीं जाए। अब ये पैसे वालों के लिए काम कर रहा हूँ। अभी 5 लाख रुपया कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी दे सकता है। 2 महीने का 5 लाख कौन देगा, जिसके पास ऑलरेडी मोटा पैसा या 2 नंबर का पैसा है। तो मुझे ये समझ में आया यार तुम तो सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रहे हो, जिस समाज से उठकर आए उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो मैंने पत्नी को बोला, मैं कल सुबह पैसे दे देना। क्या करना है? मैं सबके वापस करने हैं, पढ़ाना बंद कर रहा हूँ। अभी नया दौरा पड़ गया। जैसे मैं नौकरी छोड़कर आया तो बोलते इसको दौरा पड़ता है हर 4 साल बाद ना कुछ नया दौरा पड़ गया। बोले मैं कहा नहीं मुझे नहीं करना भाई, ये काम करना है। बोली 1 साल पढ़ा लो कम से कम, घर तो हो जाए अपना। मैंने कहा 1 साल 1 मिनट भी वो काम नहीं करूंगा जिसमें अंदर से खुशी नहीं मिलती है, तो छोड़ना पड़ेगा। सबका पैसा वापस कर दिया, सारी फ्रेंचाइजी बंद कर दी, सब कांटा मार दिया। मैं कहा नहीं अब जैसा होगा अब ये करेंगे, अब गाँव को बदलेंगे। और पागल होकर लग गया। 2016 की बात है सर। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ये जो मॉडल है कि हम 3 से 5 साल के बच्चे को बता देते हैं कि वो क्या बनेगा बड़ा होके, एक छोटा सा सवाल मन में आ रहा है बीच में। यहाँ पे अगर कोई यूनिक हुआ है इंडिया में, उसको कोई ना कोई यूरोपियन कंट्रीज हमसे छीन के ले जाती है। तो अगर कभी यूएस या यूरोपियन कंट्रीज में ये बात जाती है कि कोई है वर्ल्ड में कि जिसको पता है कि छोटे बच्चों को यहीं से ऐसे तैयार करोगे तो बड़ा होके ऐसा बनेगा वो, अगर आपको कभी अप्रोच होती है यूरोपियन कंट्रीज से या कहीं से, तो ऐसा हो सकता है कि आप वहां मूव करें? नहीं, ये रिसर्च ना मेरी अकेले की नहीं है। मैं इस पे ना पहले काम हो चुका है। ओके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने और जर्मनी ने, दोनों ने, मतलब ये एक्चुअली क्या है, जो युद्ध होते हैं ना जितने भी, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे रशिया का और ये किसका चल रहा है अभी, हमास का चल रहा है, जो भी चल रहा है ना अभी, ये रशिया और यूक्रेन का चल रहा है। हाँ, उधर हमास में चल रहा है जो यूक्रेन में। तो वो जो युद्ध चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे दोनों के दोनों नेता मिले होते हैं असल में। मतलब ये पब्लिक को नहीं मालूम है, तभी इतने लंबे चल रहे हैं। ये प्लान, ये स्ट्रेटजी, स्क्रिप्ट का हिस्सा है। जैसे यहाँ एक नेता है नवीन जिंदल नाम का, उसकी कोयले की खदानें हैं और लोहे का कारोबार है ना? बिल्कुल है। तो वो सारी पार्टियों को चंदा देता है, तो सारी पार्टियों को कंट्रोल में रखता है, सबके नेताओं को घुमा के रखता है। तो उसे सामान उस पार्टी के एरिया में भी बेचना है और उस पार्टी की सरकार में भी बेचना है। इसी तरह से जो इंटरनेशनल स्मगलर्स हैं, रोथस्चाइल्ड रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे, जिन्होंने ये सब कुछ गेम खेला, वो लोग इन नेताओं को, जैसे आजकल बिल गेट्स का कैसे, आप मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखिए जब वो बिल गेट्स के पीछे चलता है, उसके साथ चलता है, ऐसा लगता है जैसे साहब को बता रहा है, साहब अभी हमने ये कर दिया है, अभी हमने ये कर दिया। मतलब उसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। उद्योगपति के सामने किसी देश का मुखिया कैसे मतलब पालतू की तरह दौड़ रहा है, ये बड़ा अजीब लगा मुझे देख करके। तो ये लोग कंट्रोल करते हैं इनको। ये कब से चला है सर ये ट्रेंड? अरे ये तो पेपल बुल से चल रहा है, 1392-1394 से। तो सरकारें जो बोलती हैं आज ही हो रहा है, हमारे टाइम में नहीं, ये सब झूठ? अरे नहीं, ये तो सारा, ये जितने बम ब्लास्ट पहले होते थे, दूसरे ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते थे, पुल उड़ाए जाते थे, ये सारा पार्ट ऑफ द प्लान होता है। जितने दंगे होते हैं, जितने उपद्रव होते हैं, सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। कोई भी पब्लिक नहीं कर। आप करना चाहते हो क्या दंगे? मतलब वो होता है ना सर, वो फिल्मों में दिखाते हैं कि दंगा होता नहीं, करवाया जाता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं आप एक आदमी बता दो समाज का जो करवाना चाहता है। नहीं, कोई नहीं करवाना। और जो नेता है, जो किसी संगठन को चला रहा है, वो दंगे कराने के लिए संगठन बनाया था। उसके संगठन का इतिहास उठा के देखो, उसका जो वो बोले तो संविधान उठा के देखो, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम दंगे कराओगे। नहीं लिखा भाई साहब, वो चले ही नहीं थे। वो तो क्या है कि पार्टियां फिर उनको, अरे क्या कमाल कर दिया आपने, तो उसकी बोलती बंद कर दिया, अब ये पकड़िए 1 लाख रुपया। ये किस लिए? अरे काम आएगा और जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा, लेकिन उखाड़ दो सब कुछ। वो ऐसा करके भाषा बोली जाती है, तब जाकर के दंगों के लिए तैयार होता है बंदा कि वो नेताजी अपने साथ है। मगर पुलिस वालों को कोई चक्कर नहीं है, तुम कर दे, इतना कहना है बस, और इतने में हो जाएगा बंदे का काम। इतनी अकल थोड़ी होती है इन लोगों में जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे उठाए फिरते होते हैं इसी तरह से। तो
इसलिए क्या था कि उन्होंने क्या किया था, ये जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम पर माइंड कंट्रोल के लिए इन्होंने रिसर्च की थी। और माइंड कंट्रोल के बाद रिसर्च करने के बाद, उस रिसर्च के बाद फिर सिगमंड फ्रॉयड ने, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने, इन सब ने कुछ थ्योरीज दी थी अपनी। और उस माइंड कंट्रोल को और इन सबको मिला करके जब आप देखते हो ना, तो यही थ्योरी निकल के आती है जो अपने वाली है। इंसानी दिमाग को इन्होंने बहुत पहले से समझा हुआ, यूरोपियन कंट्रीज ने। यूरोपियन कंट्रीज ने तो इसी बेसिस पर तो बर्बाद किया अमेरिका को। अभी अमेरिका देखिए आप, अमेरिका का जो नेटिव आदमी अमेरिका में नहीं रहता है, मात्र 2% है, वो भी कहीं कोने में रहते हैं। बाकी का 98% बाहर से आया हुआ यूरोपियन आदमी है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर का परसेंटेज है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन का है, सबसे ज्यादा मतलब बीमारियों का है, सबसे ज्यादा फैमिली के टूटने का है, सबसे ज्यादा अबॉर्शंस का है, सबसे कम उम्र में प्रेग्नेंट होने का। मतलब समाज के टूटने के और बर्बाद होने के जितने आंकड़े हैं, सारे के सारे अमेरिका टॉप पर है। यानी अमेरिका को आपके मीडिया के माध्यम से अमेरिका को डेवलप्ड कंट्री के तौर पे दिखाया जा रहा है, असल में तो वो बर्बाद कंट्री है। हम लोग डेवलप्ड कंट्री हैं। हम लोगों के यहाँ पर आप जाओ, अपने बिटोड़े पर मिल जाएगी आपको घिया लगी हुई, ठीक है। अब हमारे तो बिटोड़े पे लगी हुई है घिया, और इनके वहां पर अमीर की थाली में मिलेगी, गरीब आदमी को तो वहां पर ये बर्गर खाना पड़ता है, ये जो पिज्जा ये सब तो गरीब खाता है वहां पर। तो उन्होंने माइंड पे इन्होंने इस तरह से आपको बताना शुरू कर दिया कि अमीरी का पैमाना ये है। असल अमीरी समय में है, जिसके पास समय है वो अमीर है। इन्होंने हमारे को क्या, समय है किसी के पास, समय छीन लिया, सब ले लिया। परिवार जिसके पास है वो अमीर है। धन, ओरिजिनल प्राकृतिक चीजें जो खा सकता है वो अमीर है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो कर सकता है खुलकर वो अमीर है। यानी आपके पास साफ पानी, साफ हवा, साफ धूप अगर है तो आप अमीर हो। अगर आपके घर में कोई पशुधन है और वो बिल्कुल प्योर खाना खा रहा है, वो अमीर है। आपके खेत के अंदर कुछ भी उगा हुआ है वो प्योर है, बिना केमिकल का, वो तो अमीर हो। अगर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है शरीर के अंदर, तो अमीर हो। यार क्या आप सोच कर देखो, 20,000 रुपए कमाकर और हंसते खेलते हुए बिना बीमारी के रहना पसंद करोगे, या 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ करके कमर का दर्द रहे तब मजा आएगा? ये सर जब कमर दर्द होता है तब पता चलता है ना कि नहीं? मतलब उस टाइम लगता है यार, मतलब यार ऐसी जिंदगी का क्या करना, ऐसी गाड़ी का क्या करना जिसमें बैठ करके आपको दर्द दुश्मन दिखाई देती है सर, खड़ी दुश्मन दिखाई देती है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, इनकी तरफ से एक सवाल है। जैसे आपने बताया कि वेस्ट ने माइंड पे काम किया, उनको पता था कि सब कुछ चलना इसी से है। तो जो यहाँ पे हमारी शिक्षा है, एजुकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे मोस्टली पेरेंट्स को स्कूल भेजते हैं, बच्चों को ट्यूशंस में भेजते हैं। यही नहीं पता कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है। और सर सेकंड थिंग ये है, इसके साथ मैं ऐड करूंगा कि जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारे बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहा है। देखो, आपने बोला हमारी शिक्षा, पहली बात तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा हमारी है ही नहीं। सोच कर देखो, हिमाचल के आदमी को, गोवा के आदमी, राजस्थान और हरियाणा के आदमी को सेम चीज पढ़ा रहे हैं ये लोग। पूरे इंडिया में सेम जरूरत तो नहीं है। हाँ। इसका मतलब है वहां का लोकल आदमी तय नहीं कर रहा कि वो क्या पढ़ा रहा है या क्या पढ़ाया जाना है। लोकल आदमी नहीं कर रहा, नहीं। इसका मतलब शिक्षा उसकी तो नहीं है। नहीं है। शिक्षा किसकी है? जो उसको तय कर रहा है। तय कौन कर रहा है? नेता। नेता को कौन पैसे देता है? बाजार। बाजार कहां से चलता है? सेंसेक्स। सेंसेक्स कहां से चलता है? वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट कहां है? लंदन में। किसके अंडर में है? अमेरिका बैठे हुए लोगों के हाथ में। अमेरिका में कौन बैठा है? रॉथशाइल्ड रॉकफेलर। रॉथशाइल्ड रॉकफेलर किसके कंट्रोल में है? वेटिकन के। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो आपके बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो वेटिकन का पोप तय कर रहा है। पहली पॉइंट तो ये है। आप एक दूसरी चीज आप देखो, आपको यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कोई डेयरी इंस्टीट्यूट है, डीआरआई अपने यहाँ पर है, जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? आपने पता है आपको हरित क्रांति की फंडिंग कहाँ से आती है? जी नहीं। हरित क्रांति की जो पहले दिन से जो फंडिंग आ रही है वो रॉकफेलर फाउंडेशन से आती है। ये फिर वेटिकन में जुड़ते हैं। वेटिकन से जुड़ता है। अच्छा, हार्वर्ड किसकी है? ऑक्सफोर्ड किसकी है? वही रॉकफेलर फाउंडेशन की। यानी कि उसको कॉपी करके आपका सिलेबस दे दिया गया यूनाइटेड नेशंस में। और कमाल की बात क्या है, इराक के ऊपर जब अमेरिका ने अटैक किया, इराक के 70% कुओं का मालिक रॉकफेलर है। आज भी इसी वक्त भी, इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आज की तारीख हो गई, 26 तारीख हो गई ना, 26 मार्च 2025 को भी 70% से ज्यादा कुओं का मालिक रॉकफेलर है। ठीक है। अब कुएं से कच्चा तेल निकला,
उसका शोधन किया। सीएनजी पंप किसके? रॉकफेलर के। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये कैरोसिन और जितना कोल तार जितना बचा कौन? रॉकफेलर का। ये शोधन हुआ। शोधन के बाद बचा नीचे जो लास्ट में बचता है रेजिड्यू, उसको बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उससे बनता है यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और ड्रग्स, जो आपको दवाई कह करके अस्पतालों के बाहर बेची जाती हैं। ये ड्रग्स बोलते हैं वो लोग। ये सारे बनते हैं एपीआई से। इन सबका मालिक कौन? रॉकफेलर फाउंडेशन। अब कमाल की बात यह है कि भारत में 1970 में हरित क्रांति की रिकमेंडेशन देने वाला कौन? रॉकफेलर फाउंडेशन। ओके। यानी हरित क्रांति की रिकमेंडेशन दी रॉकफेलर फाउंडेशन ने। उसने सरकारों को कहा कि तुम्हें यहां उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन क्यों बढ़ाना पड़ेगा? वो कहते हैं तुम्हारे यहां भूखमरी है। नहीं, भूखमरी नहीं थी भाई। जैसे आज एफसीआई के पास अनाज खाली कर दिया इन्होंने, सारा अनाज उद्योगपति की जेब में है और बाजार में बीज आना बंद हो जाए, खत्म सब कुछ। खत्म। उस टाइम पर द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे सैनिक लड़ रहे हैं ऐसा कहकर किसानों से अनाज ले लिया गया था। सर आज भी हमारे जो किसान है वो बीज खरीदते ही तो हैं। खरीदते, सारा कुछ खरीद रहे हैं ना। उनका जो उत्पादन होता है हाँ, वो इस लायक नहीं बचता कि वो दोबारा पैदा कर पाए। ठीक, वो उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ आएंगे। बीज भी रॉकफेलर फाउंडेशन का, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब कमाल की बात क्या है, जो बात हो रही थी वो ये थी कि एजुकेशन सिस्टम हमारे नहीं, वो जो पढ़ाया जा रहा है, चाहे डंगरों की बारी को टेक्निक हो, चाहे खेती की बारी को टेक्निक हो, जितने हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी पैसा आता है वो सारा वहीं से आता है, वर्ल्ड बैंक से, रॉकफेलर फाउंडेशन के जरिए। अब कमाल की बात ये है कि पेट्रोल डीजल उनका, उससे जो बचा पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी उनका, वहां पे आता। 1970 में जो रॉकफेलर फाउंडेशन ने दिया कि तुमको हाइब्रिड बीज उगाने पड़ेंगे, हाइब्रिड बीज की टेक्निक भी रॉकफेलर फाउंडेशन की। फिर उसने कहा कि तुमको ये बीज उगाने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हें हरित क्रांति का नारा दे दिया। हरित क्रांति के नाम पर जितना पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी खाद आया, किसान को शुरू में फ्री दिया गया, लेकिन कंपनी को फ्री नहीं मिला। कंपनी ने फ्री नहीं दिया, रॉकफेलर फाउंडेशन ने फ्री नहीं दिया। क्या किया? यहाँ पे जो सरकारें थी, आज किसी को लगता है मैं बीजेपी का विरोधी हूं, उस वक्त तो कांग्रेसों की थी। उस टाइम की सरकारों ने सारा पैसा किसको दिया? रॉकफेलर फाउंडेशन को। किसके नाम पर? सब्सिडी के नाम पर। कि किसान को जो खाद का कट्टा 1500 में बिक रहा है, किसान को अगर उसके 600 देने पड़ रहे हैं तो 900 सरकार मिलाती है, लेकिन कंपनी को पूरे 1500 मिल रहे हैं। यानी कि पूरे देश का पैसा कौन लूट रहा है? रॉकफेलर फाउंडेशन। किस नाम से? कि हम तुम्हारे यहाँ हरित क्रांति लेकर के आएंगे। बीज उनका, तेल उनका, बीमारी के लिए दवाई उनकी। यानी कि आपको वो पहले खराब चीज दे रहे हैं, उससे आप बीमार हो रहे हो, बीमार होने के बाद जो दवाई खा रहे हो वो भी उन्हीं की है, पहले जो खा रहे हो वो भी उन्हीं का है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन के ही पैसे से पढ़ाया जा रहा है। तो सर, तो सारा सिलेबस तय करने वाला ही रॉकफेलर है, आप तो तय कर ही नहीं रहे। तो पहली लाइन जो आपने बोली थी, ये तो एक लाइन थी, हमारी शिक्षा, इस पे बोला मैं इतना तो बिल्कुल। इसके बाद आता है शिक्षा कैसे होनी चाहिए। इसके बाद आती है शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा होने का तरीका ये है भाई साहब, शिक्षित होने का। शिक्षा क्या है असल में? असल शिक्षा वो है जो मुझे अपने लायक, अपने परिवार के लायक, पहले वो मुझे अपने लायक बनाए, फिर मुझे वो अपने परिवार के लायक बनाए, फिर वो मुझे मेरे देश के लायक बनाए, फिर मुझे परमात्मा के दिए आदेश पे चलने लायक बनाए। असल में शिक्षा है मेरे अंदर का बेस्ट निकाल कर समाज के लिए उपयोग होने लायक। इसका मतलब प्रत्येक बच्चा जो कि समाज की पूंजी है, उसका बेस्ट निकालना शिक्षा का उद्देश्य है। इसीलिए आपका बच्चा कभी भी वो काम नहीं करता है जो आप कर रहे हो, क्योंकि उसके पास टैलेंट अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सिरदर्दी नहीं है उसको कोई भी टैलेंट सिखाना या उसको किधर आगे लेकर के जाना। वो मेरी हो सकती है, वो इनकी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। अर्थात बच्चे की शिक्षा व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये एक सामाजिक विषय है। तो इसलिए मैं बोलता हूं शिक्षा समाज का विषय है और इसे समाज को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को पढ़ाते वक्त माँ बाप ने करोड़ों रुपया खर्च किया है या लाखों रुपया खर्च किया है, तो वो बच्चा बड़ा होकर के कभी भी समाज के लिए काम नहीं करेगा। अगर वो बच्चा रट्टे मारकर बड़ा बना अपनी मेहनत से, तो आप देखोगे कि कोई भी डेप्यूटी कलेक्टर, एसडीएम, जज जो किसी गांव से निकल कर गया, कभी वापस गांव में नहीं आया।
कभी गांव के लिए कुछ नहीं किया, कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, यहां तक कि अपने माँ बाप को भी कई बार वो उधर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। उसका कारण ये है कि उनको शिक्षा दी ही नहीं गई, उनको सिर्फ याद करना सिखाया गया और उन्होंने याद करके पेपर पास कर लिया और वो किसी पद पर बैठ गए। शिक्षा तो कुछ और चीज है, सीखा तो है ही नहीं। जीवन क्या है, जीवन में उनके उद्देश्य क्या है, समाज के प्रति उनके दायित्व क्या है, वो सब तो कहीं पर शिक्षा का एक मतलब करिकुलम में शामिल ही नहीं था। वो पढ़े लिखे हैं बट शिक्षित नहीं, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो केवल साक्षर है, वो केवल साक्षर है, अक्षर सीखे हैं। हाँ, उन्होंने केवल अक्षर ज्ञान है उनको, इससे आगे शिक्षित या पढ़े लिखे वो नहीं है, ना उन्होंने पढ़ा ना उन्होंने लिखा। पढ़ना वो नहीं होता जो सिलेबस में है। तो हमारी और जो यूरोप की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या फर्क है सर? वो बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, हम कैसे करते हैं? यूरोप भी ऐसे ही करता है जैसे हम कर रहे हैं। हमारे वाली पोजीशन पर यूरोप हजारों साल, 100 साल, 500 साल, जो जहां जहां की सभ्यता जिस टाइप के, उस हिसाब से वो अलग अलग जगह पर वहां पर थे। जिस समाज ने खुद आगे आकर के अपने बच्चों के लिए सामाजिक विषयों पर जाना शुरू कर दिया, वो बच गए। आप देखो अमेरिका के अंदर नशाखोरी देखो आप बच्चों में। भाई देखो, अगर किसी कंट्री में, अमेरिका, इंग्लैंड या किसी कंट्री में 13 साल की बच्चियां, 15 साल की बच्चियां अगर प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो वहां शिक्षा कैसी होगी? अगर वहां बच्चों से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं तो शिक्षा कैसी होगी? वहां बच्चा अगर बाप के नाम FIR करवा देता है तो कैसी शिक्षा होगी? वहां पे भी कचरा ही है, कहीं पर भी कुछ केसेस यहाँ भी दिखने लग गए। अब तो आने लगे हैं, अब तो इन्होंने कानून इस तरह के जानबूझकर बनाए हैं ताकि समाज टूटे, परिवार टूटे। इस पर तो चर्चा लंबी चल सकती है, बहुत गहरी। लेकिन बात यह है, चाहे यूरोप की बात हो, चाहे भाई आपके एशिया की बात हो, चाहे आप मतलब कहीं अफ्रीका की बात हो, सब जगह जहां जहां रॉकफेलर फाउंडेशन चला गया है, वहां वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है या हो रहा है। अब समाज को ये कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। शिक्षा पैसे का विषय है ही नहीं। शिक्षा में पैसा खर्च हो रहा है, इसका मतलब समाज बर्बाद होगा, कन्फर्म। अगर हेल्थ पे पैसा खर्च हो रहा है तो समाज बर्बाद होगा, कन्फर्म। न्याय में अगर पैसा बर्बाद हो रहा है तो इसका मतलब समाज बर्बाद होना तय है। राजनीति में अगर पैसा खर्च हो रहा है तो समाज का बर्बाद होना तय है। खेती में अगर पैसा मशीनों से चल रहा है तो समाज बर्बाद होना तय है। धर्म अगर पैसे के आधार पर है, अब कोई भी उद्योगपति आता है और VIP दर्शन करके निकल जाता है, तो फिर धर्म भी बर्बाद होना तय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, यहां से पैसे का कोई लेन देन होना ही नहीं चाहिए। टीचर की कोई तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। टीचर तो गुरु है, गुरु का सारा ध्यान बच्चों को शिक्षित करने पे लगा रहे और समाज का सारा ध्यान गुरु की जरूरतों पे लगा रहे कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है वो हम देंगे, तुम्हारा ध्यान बस इधर रखो, तुम्हें फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हम आने वाले टाइम में आपको करके दिखाएंगे। जनता सरकार मोर्चा इस विषय पर बहुत गहराई से काम कर रहा है। हम लोग 2026 में एक मिशन पे काम करना शुरू, अभी इसी साल में यात्रा निकालूंगा, पद यात्रा या साइकिल यात्रा, पूरे हरियाणा के हर गांव में। हम हर गांव से 2 बच्चे लेंगे जी। एक गांव से 2 बच्चे जी। उस गांव में मान लो 50 फॉर्म आए, तो जो उन 50 फॉर्मों में जिस माँ बाप ने अपने बच्चे की सबसे ज्यादा कमियां गिना रखी होंगी, जो सबसे ज्यादा बदमाश, सबसे ज्यादा निकम्मा, सबसे कम पढ़ने वाला, सबसे ज्यादा शरारती बच्चा होगा, वो लेंगे हम। यानी आपके लिए जो सबसे कम उपयोगी है ना, वो हमको दे दो। ऐसा करके हम 2 बच्चे लेंगे हर गांव से। 7000 गांव हैं, लगभग 14000 गांव से शुरू करके एक शिष्य कुलम की स्थापना करेंगे। पर्पस है कि उस गांव को 2 योद्धा देने हैं हमने, और आसपास के 10 गांव में 20 योद्धा हो जाएंगे। वो पूरे गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, रोटी बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन, सब पर बता पाएंगे कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए। अगले 15 साल 10 साल हमने इस चीज को डिवोट करने का फैसला किया है कि असल शिक्षा क्या है, ये प्रैक्टिकल समाज को करके दिखाना पड़ेगा, ताकि समाज अपने अपने गांव में उसी तरह की शिक्षा को शुरू कर सके। पैरेलल में कोई गांव करना चाहेगा, वहां पे भी हम लोग पूरी तरह से सर अभी जैसे हम देखते हैं ना कि जो स्कूल्स हैं कि आज बच्चे तो छोड़ो, बच्चे के माँ बाप को भी ये बताया जाता है कि इस दिन टिफिन में ये चीज भेजनी है आपको। और सर किताबें वहीं पे मिलती हैं, पेंसिल, सब कुछ वहां पे एक पैकेज मिलता है माँ बाप को। और एक तरफ सरकारी स्कूल हैं, एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन है, बस डिफरेंस जो माँ बाप का मानना है। तो एक चैलेंज समझ लो, या एक बेसिक एक सवाल ये उठता है सर कि माँ बाप बच्चे को
किस स्कूल में भेजें, वो कैसे चुने कि कौन सा स्कूल उनके लिए आज के समय में सही है, वो बच्चे को कहाँ भेजें। तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करो कि भाई आप आपके बच्चे को इनिशियल स्टेज पे एडमिशन करवाने जा रहे हो, ये बेसिक चीजें आप स्कूल में देखो, अगर वो चीजें वहां पे हैं आज के समय में भी, कुछ तो होगा सर, कुछ तो बचा होगा, आप वहां से ही शुरुआत करो। कैसे चुने अच्छा स्कूल सर? आज अगर किसी माँ बाप को अपने बच्चे को बचाना है ना, तो स्कूल से बचा कर रखो। स्कूल से बचा कर रखो, तभी एलन मस्क ने अपना खुद का स्कूल बना रखा है। भाई साहब, जितने मोटे मोटे लोग बैठे हैं, कोई अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता, कोई भी नहीं भेजता। कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाने का काम स्कूल कर रहा है। हाँ, वो रोबोट बनाने का काम स्कूल कर रहा है। आपसे कोई ये बता रहा है कि तुम्हारा अधिकार नहीं है इसके ऊपर, तुम कुछ नहीं कर सकते हमारी मर्जी के बिना, और बच्चा कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको स्कूल चूज करना है तो मैं 2-4 पैमाने आपको बता देता हूँ जी।